टॉप 3 थिंग्स जो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में करे ताकि अब उसका स्किन हेल्दी रहे। सबसे पहले चेहरा धोना है, अच्छा, मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन, ये 3 ही स्टेप्स हैं दिन में। कोरियन प्रोडक्ट्स इतने ट्रेंड में क्यों है आजकल? इनका जो रिसर्च है ना बहुत तगड़ा है, सारे स्किन टाइप्स को सूट कर जाती हैं। स्किन ट्रीटमेंट कराते हुए लोगों की डेथ हो गई। इफ वी टॉक अबाउट चेतना राज, दे डाइड बिकॉज ऑफ लाइपोसक्शन। इज दिस सेफ? बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं डेली बेसिस पे विदाउट नॉलेज, जस्ट बिकॉज आपके इस इन्फ्लुएंसर ने को बोल दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हाइलुरोनिक एसिड भी लगा ली, फिर विटामिन सी लगा लिया, नाइसिनामाइड लगा ली, AHA लगा लिया, BHA लगा लिया। You do not need so many products. Which one is better for the skin? OMAD or intermittent? एक्चुअल डिटॉक्स होता है जब आप फास्ट करते हो। इसका एक नुकसान ये है, ट्रिन्स कम हो जाती हैं, तो विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स ये सब कम हो जाती हैं। को हेयर फॉल होगा, आपका स्किन डल हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा। ज्यादा पानी पीने से स्किन डैमेज हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके, मैं तो इतना पानी पीती हूँ लेकिन मेरे पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे। पिंपल्स और पानी का कोई रिलेशन नहीं है। आप 10 लीटर भी पी लो स्ट्रैटम कॉर्नियम, जहाँ पे आपके सारे डेड स्किन लेयर्स हैं वगैरह, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। Really? मैनिक्योर और पेडिक्योर कराते हैं जब, एक्चुअल में वो नहीं कराना चाहिए ना। आप लूफा यूज करोगे, प्यूमिस स्टोन यूज करोगे, उतना ज्यादा स्किन डैमेज हो जाएगा। क्या सीक्रेट है जो डिफरेंट है एक आम आदमी की जिंदगी में और एक सेलिब्रिटी की जिंदगी में, जिनकी वजह से उसकी स्किन इतनी ग्लो करती है? आर ब्रांड्स पेइंग डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब देयर प्रोडक्ट? आपने देखा होगा कि सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की स्किन अलग ही टाइप से ग्लो करती है। क्या कुछ ऐसा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है? क्या कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें नहीं बताए जा रहे? इसी बारे में डिस्कस करेंगे हम उन्हीं के स्किन स्पेशलिस्ट के साथ जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स स्टार्स, इन सब के साथ काम किया है। प्लीज वेलकम डॉक्टर जयश्री विदास ऑन भविष्यवाणी। थैंक यू सो मच। स्वागत है डॉक्टर आपका धन्यवाद में। धन्यवाद। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक तो भविष्य, आपका नाम भी वैसा है और आपने उसे भविष्यवाणी, मतलब आपका सरनेम भी सिंधवानी है, आपने से मतलब बड़ा मजा आया ये सुनकर। जब पहले आपने बताया कि आपका पॉडकास्ट है, मैंने एक्चुअली देखा था रिद्धिमा का पॉडकास्ट और बहुत अच्छा करते हो आप। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि आपको एक्चुअली मीनिंग समझ आया कि भविष्यवाणी इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म ऑफ भविष्य एंड सिंधवानी, इट इज भविष्यवाणी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या डिफरेंस, क्या सीक्रेट है, क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सेलिब्रिटीज? क्योंकि आई एम श्योर आपके पास तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने स्किन ट्रीटमेंट कराया है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लाइक आपकी स्किन भी इतनी ग्लो कर रही है। समथिंग सम सीक्रेट इज देयर जो डिफरेंट है एक आम आदमी की जिंदगी में और एक सेलिब्रिटी की जिंदगी में, जिनकी वजह से उसकी स्किन इतनी ग्लो करती है। व्हाट इज दैट? देखो, सच बताऊं तो डिसिप्लिन। ओके। क्योंकि आप जस्ट कोई एक क्रीम लगा लोगे या सनस्क्रीन लगा लोगे, आज लगा लिया, कल भूल गए, रात को थक कर आए, मेकअप नहीं निकाला, तो ये आप फॉलो नहीं करते हो। मतलब हम लोग अक्सर फॉलो नहीं करते हैं। बट इनका क्या है, इनका और जो स्किन है उसका ग्लो सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर नहीं करता है ना। इट्स अ लाइफस्टाइल। आप क्या खाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, आप आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। ऑफ कोर्स इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, बट आप उसे कैसे उसके साथ कोप करते हो, ठीक है। तो ये लोग, एंड फिर आपका जो स्किन केयर है, रूटीन है, ठीक है। तो ये एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जब ये शूट कर रहे होते हैं। अच्छा, है ना। तो अगर अभी सपोज एक मूवी बन रही है, उस वक्त वो उनका डाइट जो है वो बहुत ही मतलब हेल्दी डाइट होगा। वो शुगर नहीं खाएंगे, वो मिल्क नहीं पिएंगे, कुछ भी ऐसी तली हुई चीजें, जंक फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है। और वो 2-2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे स्किन पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। अच्छा, है ना। तो मतलब कि एक तो ये हो गया प्रोडक्ट्स, एक होती है डाइट। तो डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी स्किन में या फिर प्रोडक्ट्स यूज़ करना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों। तो वही मैंने कहा कि जो ये है, ये एक होलिस्टिक स्किन केयर और स्किन ग्लो की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज़ होलिस्टिक।
तो ये डाइट भी आपको करना है, मतलब डाइट मतलब अच्छा हेल्दी खाना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि फिर उससे आपका स्किन जो है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल लेवल्स कम होती हैं, और साथ ही साथ एक वेरी डिसिप्लिन्ड आपका स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि आज यूज किया, कल नहीं यूज किया, परसों फिर से यूज कर लिया, आज कुछ एक चीज। अब कुछ लेडीज आती है मेरे पास, हाँ मैं ना रेटिनॉल हफ्ते में एक बार लगा लेती हूँ। ऐसे नहीं होता, है ना। तो अगर मैं इनको बोलूं कि देखो, आप सुबह पहले फेस वॉश करना, फिर सीरम लगाना, फिर मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन, फिर उसके ऊपर आपका मेकअप, वो बराबर वो डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड देन नाइट का जो भी मैं रूटीन बताऊंगी वो बराबर वो फॉलो करेंगे, वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी मतलब अच्छी तरह से वो फॉलो करेंगे। तो ये एक फर्क है। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं वो यूजुअली वेल रिसर्च्ड अच्छे प्रोडक्ट्स लिखते हैं। और कई बार क्या होता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। तो एक तो वो रीजन है, ऐसा नहीं है, देयर आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। और एक इंडियन मेंटालिटी होती है शायद कि आपके पास पैसे हैं बट आपको स्किन पे नहीं खर्चना है। आप ज्वेलरी जरूर खरीद लोगे, आप कपड़े खरीद लोगे, बट आपको लगेगा नहीं डॉक्टर तो बहुत ही महंगा है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, यू नो। ये बात मुझे नहीं समझ आती लोगों की। तो ये फिर ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वो। अगर मैं उनको एक 100 रुपीज वाला क्रीम दूं तो भी वो विश्वास के साथ वो यूज करेंगे। अगर मैं उनको 12,000 का क्रीम दूं तो भी वो विश्वास के साथ यूज करेंगे। तो प्लेसिबो हो गया। तो बट ये इसी से एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है दिमाग में कि जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो महंगे होते हैं, तो सिर्फ इसी बेसिस पे कोई भी एरा गैरा अगर कंपनी आए और अपना प्रोडक्ट महंगा बेचना स्टार्ट कर दे और उस विश्वास के साथ लोग खरीदना शुरू कर दें, तो वो तो 100 रुपये की क्रीम अगर वो 1000 रुपये में बेचें और लोग खरीद रहे हैं कि शायद ये अच्छी होगी, तो ये तो हमारे लिए बहुत नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसी बात है कि हर एक एक्सपेंसिव क्रीम अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बट ब्रांड्स हैं जो बहुत ज्यादा महंगे हैं, बट ज्यादा उनका जो है मार्केटिंग, उनका पैकेजिंग, इन पे पैसे खर्च किए जाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट महंगा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे इसलिए हैं क्योंकि उनके रिसर्च में बहुत पैसे खर्चे गए हैं। तो आपको ब्रांड देखना पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट जो यूजुअली कॉस्मेस्यूटिकल्स कहते हैं इन्हें, मतलब कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स को, इन स्किन के प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, तो यूजुअली वो ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो और जो आप ओवर द काउंटर खरीद रहे हो, ब्यूटी स्टोर में खरीद रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूजुअली उनमें कोई रेगुलेशंस नहीं होती हैं। और वो मतलब कैसे, मतलब उनका क्या रिसर्च है, वो कैसे बना है, क्या है, कुछ नहीं, उस पर कुछ नहीं होता है। तो वैसे वाले प्रोडक्ट्स जो हैं महंगे हों तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो जैसे आपने बताया ना, जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनका एक रूटीन सेट होता है कि मॉर्निंग में ये चीज़ें करनी है, नाइट में ये चीज़ें करनी है। तो कैन यू टेल अस कि टॉप 3 थिंग्स जो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में करे ताकि उसका स्किन हेल्दी रहे, जो कोई नॉर्मल इंसान भी अफोर्ड कर सकता है और वो सेलिब्रिटी भी यूज़ कर रहे हैं? देखिए, वही मैंने कहा कि हर एक चीज़ एक्सपेंसिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मॉर्निंग में आपने फेस धो लिया, एक क्लेंजर यूज कर लिए। अच्छा, क्लेंजर मतलब फेस वॉश, ठीक है। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आपका जो फेस वॉश है वो बहुत ज़्यादा झाग नहीं होना चाहिए उसमें, इट शुड नॉट बी फोम बेस्ड। तो कोई क्रीम बेस्ड, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, इस तरह का कोई क्लेंजर आप यूज़ कर लो फेस वॉश। अगर आपका स्किन ऑयली है तो ऐसा फेस वॉश यूज़ करो जिसमें टी ट्री ऑयल हो या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो या फिर सैलिसिलिक एसिड हो, तो वो ऑयल को कम कर देता है। तो पहले तो आपने सुबह उठ के फेस धो लिया। क्यों फेस धोना है? क्योंकि रात को जब आप सोते हो तो पिलो पे बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। तो वो भले आपको लगता है अरे मैंने, और रात को आपने प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, क्रीम्स लगाए होते हैं, तो वो सारा चीज़ और आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डस्ट है, डस्ट माइट्स हैं, जो भी हैं, उनको आप मतलब वो आपके फेस पे हो सकता है, आपके स्किन पे दे मस्ट बी स्टिल देयर। तो वो वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वॉश कर लिया, उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र लगाइए। और वो मॉइस्चराइज़र 100-200 रुपए की भी हो सकती है, कैन बी रियली वेरी वेरी चीप।
मॉइस्चराइजर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आपके स्किन को मॉइस्चर जो है आपके अपर लेयर्स को बाहर से मिलता है, Okay. अंदर से नहीं मिलता, ठीक है। तो इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन, जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और उसके ऊपर Possible to recommend one brand या सो that, इफ that should be used for So- moisturizing our skin? या सेटाफिल इज देयर, सेबामेड इज देयर, वेनुशिया करके है, इंडियन ब्रांड है। यू कैन यूज एनी ऑफ दोज मॉइस्चराइजर्स एंड उसके बाद फिर आप सनस्क्रीन लगा लें, Okay. है ना। तो सनस्क्रीन जो है फिर आपके स्किन के ऊपर डिपेंड करेगा Okay. कि अगर आपका स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करोगे, और अगर स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा सा क्रीमी सनस्क्रीन यूज करोगे। Okay. और सनस्क्रीन जो है आपका SPF, लोग भागते हैं, लोगों को लगता है कि भी 100 SPF 75 SPF हाँ, नहीं, आप अगर इंडोर्स हो तो आप 30 SPF भी यूज कर सकते Okay. हो, और अगर आप बहुत ज्यादा आउटडोर्स हो तो आप 50 SPF यूज करना। इंडियन स्किन के लिए SPF जो है वो UVB प्रोटेक्शन देता है, बट इंडियन स्किन के लिए PA प्रोटेक्शन वैल्यू बहुत जरूरी है, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट A। Okay. PA प्रोटेक्शन फ्रॉम Okay. अल्ट्रावायलेट A। तो वो देखना आपके सनस्क्रीन पे लिखा होगा PA 3+ होगा या 4+ होगा या 5+ होगा। तो जितना ज्यादा PA हो उतना आपके लिए, हमारे इंडियन स्किन के लिए अच्छा है। Okay. यस Okay. ये तो हो गया, सबसे पहले हमें मॉइस्चराइज करना है, दूसरा सनस्क्रीन लगाना है, एंड द नहीं, थर्ड मॉइस्चराइज सबसे पहले चेहरा धोना है, अच्छा। मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन, ये 3 ही स्टेप्स हैं Okay. दिन में। ठीक है। रात में पूरे वापस आप अगर मेकअप लगाए हो तो वो साफ करना है, मेकअप निकालना है, और फिर से अच्छे से चेहरा धो लीजिए क्योंकि पूरे दिन की गंदगी, ऑयल, आपके खुद के जो डेड स्किन सेल्स हैं वगैरह, तो उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और एक नाइट क्रीम या एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। Okay. ये सबसे सिंपल है। आप पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम भी खरीद लो, मुझे उन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए लेकिन पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम भी खरीद लो, वो लगा लो, Okay. तो बहुत है। Okay. या Okay. बहुत इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो खाते हो उस पर बहुत ध्यान दो, Okay. क्योंकि गट और स्किन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। Got it. तो ऐसा भी है कि ओवर हाइड्रेशन कैन डैमेज स्किन? आप पानी पीने की बातें कर रहे हो। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने ज्यादा पानी पीने से स्किन डैमेज हो सकती है? तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बट पानी पीने से स्किन अच्छा हो जाएगा या ड्राई स्किन ठीक हो जाएगा, या मॉइस्चराइजर आपका स्किन का मॉइस्चराइजिंग जो ये है कैपेसिटी, द लेवल ऑफ योर मॉइस्चर इन द स्किन, वो बढ़ेगा नहीं। Okay. क्योंकि जैसे मैंने कहा, पानी जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए ही अच्छा होता है, बट आप 1.5 से 2 लीटर पी लिया आपने तो बहुत है। Okay. ठीक है। ओवर हाइड्रेशन से स्किन को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके अपर लेयर्स ऑफ द स्किन जो है उनको मॉइस्चर बाहर से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है। Okay. तो अगर आप पानी पी रहे हो तो मतलब वो बॉडी में जा रहा है, स्किन तक नहीं पहुंच रहा है। स्ट्रैटम कॉर्नियम जहाँ पे आपके सारे डेड स्किन लेयर्स हैं वगैरह, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। Really? तो स्किन तो ड्राई ही रहेगी। आप 10 लीटर भी पी लो, 10 गैलन पी लो, लेकिन आपकी स्किन ड्राई है तो वो ड्राई ही रहेगी। आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ेगा। Okay. You know? So I think this is a very big myth Yeah. जो आज शायद सॉल्व हो गया। या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं विद पिंपल्स और कहते हैं कि मैं तो इतना पानी पीती हूँ लेकिन मेरे पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे। पिंपल्स और पानी का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि पिंपल्स होते हैं विद ऑयल, फ्रॉम ऑयल ग्लैंड्स, जो ऑयल बनता है, और पानी जो है वो स्वेट ग्लैंड का जो है, मतलब आप इवेपोरेट होता है फ्रॉम स्वेट एंड प्लस द वाटर दैट यू ड्रिंकिंग। तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, और पानी पे, हार्मोन्स पे पानी का कोई असर नहीं होता है, और पिंपल्स होते हैं हार्मोन्स के कारण। राइट। और और क्या imbalance के myth है कारण। जो आपके पास पेशेंट्स लेके आते हैं जो समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा भी सोच सकते हैं लोग? कुछ ऐसा मिथ है जो आज सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जिनको पिगमेंटेशन होता है, हाथ पे काले दाग हो गए हैं या चेहरे पे भी काले दाग हो गए हैं, गले पे अक्सर एक बैंड सा हो जाता है, इफ यू आर अ लिटिल ओबीज, या मतलब थोड़े से अगर ओवरवेट हो, या फिर आपको डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज है, तो इससे ना गले पे एक ऐसा काला बैंड हो जाता है, उसे अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। या फिर हाथों पे सन डैमेज हो गया, चेहरे पे काले दाग आ गए, तो लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब
स्क्रब करते हैं खूब सारा, राइट, और उनको लगता है जितना घसो उतना मतलब ये जो ये गंदगी है और ये निकल जाएगा और ये कालापन निकल जाएगा, जबकि एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। आप जितना घसोगे, जितना स्क्रब करोगे, जितना आप लूफा यूज करोगे या फिर आप जो भी वो स्टोन वगैरह जो भी कहते हैं प्यूमिस स्टोन यूज करोगे, उतना ज्यादा स्किन डैमेज हो जाएगा, आपका स्किन बैरियर लेयर चला जाएगा, खराब हो जाएगा। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, तो उससे स्किन और काला हो जाएगा। और हाथों पे एक कंडीशन होता है एमिलोइडोसिस, वो लूफा स्क्रबिंग से ही होता है। ओके, हाँ, बहुत बार होता है, बैक पे होता है, लोगों को ऐसे काले काले दाग, बड़े बड़े धब्बे होते हैं बैक पे और हाथ पे, वेरी कॉमन। तो ये स्क्रबिंग से होता है, लूफा से होता है। तो ये सच नहीं है कि आप जितना घसो तो वो मतलब वो कालापन निकल जाएगा। तो देन हम मैनिक्योर और पेडिक्योर कराते हैं जब, वो तो स्क्रब करते हैं, हाँ, बहुत अच्छे से स्क्रब करते हैं, हाँ, तो एक्चुअल में वो नहीं कराना चाहिए। आपके सोल्स पे जो है स्ट्रैटम कॉर्नियम बहुत थिक हो जाता है, सोल्स पे ओनली, तो वहां आप बेशक स्क्रब करा सकते हो। Okay. खुद भी आप करोगे तो देखोगे कि खूब सारा वो डेड स्किन निकल रहा है। लेकिन स्किन के सरफेस पे जब अगर आपके फीट पे वो ज्यादा स्क्रब कर रहे हैं तो वो आप मना कर दें, हल्का सा करें बस, बहुत है। एक्सफोलिएशन इज गुड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जैसे आपका अगर स्किन नॉर्मल है तो आप वंस इन अ वीक एक्सफोलिएट कर सकते हो, आपका स्किन ऑयली है तो भी आप वंस इन अ वीक कर सकते हो, अगर आपका स्किन ड्राई है तो मे बी वंस इन 15 डेज। और ये भी स्किन का जो साइकिल है 28 डे साइकिल, वो धीरे धीरे मतलब नीचे वाले सेल्स ऊपर आते हैं और शेड होते हैं अपने आप, और वो जो है वो स्लो होता चला जाता है आफ्टर द एज ऑफ से 26, 27, 28। तो तब आपको एक्सफोलिएशन की जरूरत है। आपको एट अ यंग एज आपको जरूरत नहीं है, अनलेस यू हैव एक्ने और वेरी वेरी ऑयली स्किन। सो कौन सी एज में हम मैनिक्योर या पेडिक्योर कराना स्टार्ट कर सकते हैं? मैं सच बताऊं, मैंने साल में लाइफ में एक ही बार करा है। वाओ, या हाई फाइव। तो क्या जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन हाइजीन, है ना। तो आप अपने नेल्स को अच्छे से काट लो, ठीक है, और उन्हें फाइल कर लो या फिर करवाओ, अगर आपको खुद नहीं करना है तो आप करवा लो। लेकिन ये जो क्यूटिकल्स वो निकालते हैं ना, उसको क्यूटिकल्स को काट देते हैं, तो उससे आपके नेल्स को और डैमेज पहुंचेगा। ओके, बिकॉज द क्यूटिकल इज मेंट टू प्रोटेक्ट योर नेल। जितने भी बैक्टीरिया हैं, ईस्ट हैं, ऑल ऑफ देम कैन पेनिट्रेट थ्रू द क्यूटिकल इनटू द नेल, और फिर आपको फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये सब हो जाती है और नेल्स भी खराब हो जाते हैं। तो क्यूटिकल इज मेंट टू प्रोटेक्ट योर नेल, बट आप जहां भी जाओ मैनिक्योर पेडिक्योर करने में लगे होते हैं क्यूटिकल निकालने में, तो आपको उनको मना करना पड़ेगा कि ये आप मत करना, भले ही आप बाकी नेल्स काट लो, साफ कर लो। तो that's all that there is। और फुट जो हम पेडिक्योर की बात करते हैं, तो आपको as I just mentioned कि वो एक थिक लेयर बन जाता है, तो उसे आप प्यूमिस स्टोन से घस सकते हो। आप घर पे कर सकते हो, मैं खुद घर पे करती हूँ। एक बकेट लेती हूँ वार्म वाटर, ठीक है, थोड़ा सा लुक वार्म वाटर ले लिया, और उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल डाल लो, आमंड ऑयल डाल लो, और फिर अपने फीट को आप थोड़ी सोक कर लो उसमें थोड़ी देर। उसके बाद आप एक कोई भी लाइक प्रेस सोप और एनी अदर बॉडी वॉश यू टेक, अच्छे से उसे लगा करके फिर प्यूमिस स्टोन से थोड़ा सा सिर्फ सोल्स को घसो, ओके, एंड रिमूव द डेड स्किन। उसके बाद वापस वॉश कर लो लुकवार्म वाटर में। बहुत गर्म पानी मत लेना, बिकॉज बहुत गर्म पानी अगर लोगे तो पानी जब इवेपोरेट होता है तो मॉइस्चर भी ले लेता है आपकी स्किन का। तो लुकवार्म वाटर, उसके बाद उसे वॉश कर लो, और तुरंत हल्के से गीलापन जब रहता है ना स्किन पे, उस पे आप मॉइस्चराइजर लगाओ। और पैर पे जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो थिक मॉइस्चराइजर होना चाहिए, समथिंग दैट हैज शिया बटर, कोको बटर, इस तरह की चीजें। ऑयल थोड़ी हैवी होती है, थिक होती है, तो अच्छे से लगा लो फिर मॉइस्चराइजर, तो आपका पेडिक्योर हो गया। ऑफ कोर्स नेल्स आप काट लो, ट्रिम कर लो। दूसरी चीज, जब आप नेल्स काटते हो ना, वो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं नेल्स के, उसे बहुत ज्यादा डीप मत काटना, क्योंकि वो अगर आप डीप काटोगे तो धीरे धीरे आपको इनग्रोइंग टो नेल्स की बात करूं, इनग्रोइंग टो नेल्स हो जाएंगे, और नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शंस जल्दी आ जाएंगे। या हाथ तो काट सकते हैं, आप काट सकते हो, ऑफ कोर्स यू कैन। साइड्स पे जो आप कह रहे हो ना, हाँ, तो साइड्स में डिग इन नहीं करना है, मतलब अंदर अंदर से नहीं निकालना है। फिंगर्स और टोज दोनों का सेम है। सो हो गया आपका पेडिक्योर। मैंने मतलब ये रीजन मुझे पहले नहीं पता था। मैं पेडिक्योर इसलिए नहीं कराती थी क्योंकि मुझे गुदगुदी होती है, बट दिस इज अ नाइस रीजन टू नॉट गेट इट डन। आई मीन आप करा सकते हो, बट गो टू अ गुड सैलून एंड उनको बोलो कि क्यूटिकल्स नहीं काटे, वो बहुत जरूरी है। बट
कोई ऐसी है बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए थी? सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं। सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, आप लगाते हो सनस्क्रीन? मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ पर अभी आज नहीं लगाई है मैंने। आपने लगाई सनस्क्रीन? आपने लगाया है? देखो तो मैं बहुत इरेगुलर हूँ। हाँ, तो ये हो जाता है, लोगों को लगता है कि हम कई बार कहते हैं नहीं डॉग आई डोंट हैव एनी, मुझे तो मतलब सन एक्सपोजर है ही नहीं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ अच्छा तो करते क्या हो? नहीं, हम इस ऑफिस में काम करते हैं। Okay. बड़ी बड़ी ग्लास बिल्डिंग्स, आप कार में जा रहे हो वापस आ रहे हो, तो ग्लास विंडोज में से भी अल्ट्रावायलेट ए 70% अल्ट्रावायलेट ए पेनिट्रेट करता है। ओके। ठीक है, तो और लाइट्स है ना, तो ये जो लाइट्स है ये इंफ्रारेड एंड ब्लू लाइट ज्यादा है, तो इससे भी वैसा ही इनविजिबल लाइट, जो डे लाइट होता है वो विजिबल लाइट होता है, उससे भी उतना ही हार्म होता है। इंडोर लाइट से भी? यस, उतना ही हार्म। नहीं, नॉट इंडोर लाइट्स, these flashlights. Normal indoor light is all right, but if you have these harsh lights and if you're on the laptop for over say 4 hours, 4 घंटे तक बच सकता है आपका स्किन। उसके बाद अगर आप लैपटॉप पे हो तो वो ब्लू लाइट भी बहुत हार्मफुल होता है। आपके सेलफोन से भी जो ब्लू लाइट आता है वो भी हार्मफुल होता है इफ यू कंटिन्यूसली आर एक्सपोज टू इट। उसके बाद आप कई बार ऐसा होता है जैसे अगर हम ये विंडोज खोल दें, बहुत सारा लाइट आ रहा है, राइट? तो बड़े बड़े फ्रेंच विंडोज होते हैं, तो लाइट इज कमिंग इन, विजिबल लाइट तो है ही। दैट इज व्हाई अ सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट। अब आप कहोगे कि फिर विटामिन डी कैसे मिले, राइट? है ना, तो आपको पूरे दिन नहीं रहना है धूप में विटामिन डी के लिए। ठीक है, मे बी हाफ एन आवर और 20 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग आप अच्छे से फेस और नेक पर सनस्क्रीन लगा लो और हैंड्स और लेग्स को थोड़ा सा धूप दे दो। तो आधे घंटे में स्किन बर्न नहीं होगा? नहीं, 20 मिनट्स हाफ एन आवर में आपका स्किन बर्न नहीं होगा। इस तरह का धूप होता है, आप राजस्थान जाओगे तो जल जाएगा, बट नॉट हियर। यू कैन जस्ट बी आउट फॉर 20 मिनट्स एंड मॉर्निंग सन बिटवीन 7 and 9 इफ यू वांट। वरना आप सप्लीमेंट्स ले लो। अब हम कहाँ धूप में बैठते हैं, राइट? तो मुंबई वाले तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, आपके दिल्ली वाले फिर भी बैठेंगे क्योंकि ठंड होती है यहाँ और धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप अपने आप को ड्यूरिंग द डे कवर करके रखो। फेस और नेक पे सनस्क्रीन लगा लो, हाथ पे आप 20 मिनट सन एक्सपोजर कर लो, उसके बाद फिर सनस्क्रीन लगा लेना। तो सनस्क्रीन या फुल स्लीव्स पहन लेना। सनस्क्रीन लगाने से सन ब्लॉक मतलब विटामिन डी भी नहीं जाता है हमारे अंदर? सिंथेसिस नहीं होता है, यू नीड यूवीए। और फिर जो विटामिन डी जो है वो बॉडी स्किन में सिंथेसाइज होता है, तो वो है। अच्छा, ये अक्सर देखा गया आजकल कि जो एक स्टडी हुई थी जिसमें फार्मर्स जो हैं, उनको भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। वो पूरे दिन धूप में रहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो इससे जो है एक्चुअल सनरेज आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपका मतलब वैसे भी आपको विटामिन डी आपका नहीं मिल रहा है, आपको सप्लीमेंट शायद लेना ही पड़े। तो फिर क्यों ना हम सप्लीमेंट्स भी ले लें और सनस्क्रीन भी लगा लें। व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम सनलाइट एंड विजिबल लाइट? इतना जरूरी क्यों है सनस्क्रीन? ठीक है, बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और जैसे मैंने कहा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, लेट नाइट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपके स्किन को बहुत सेंसिटिव बना सकता है। आपको रैशेस हो सकती हैं, आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, आपको एलर्जीज हो सकती हैं, इची रेड रैशेस हो सकते हैं, और इसके अलावा ऑफ कोर्स टैन हो सकता है, और फिर छाई जो कहते हैं मेलाज्मा वो हो सकती है। तो ये सब ब्यूटी वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड आपका जो एक स्किन में जो फ्रेमवर्क है उसे कोलाजन कहते हैं, कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स होती हैं। तो ये जो है ये जल्दी इनका डिग्रेडेशन होने लगता है इफ यू आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ सनलाइट। तो फिर आपके फेस पे रिंकल्स वगैरह ज्यादा जल्दी आ जाएंगी, मतलब अर्ली साइंस ऑफ एजिंग हो जाएंगे। मतलब सनस्क्रीन लगाने से वी कैन डिले आवर एज? ऑफ कोर्स यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। ओके, या वेरी नाइस पॉइंट to know. The other mistake that I'll tell you what youngsters are doing nowadays, because thanks to Instagram or social media, thanks to social media, they are using too many products on their skin.
मतलब Okay. बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मतलब ये हाइलुरोनिक एसिड भी लगा ली, फिर विटामिन सी लगा लिया, नाइसिनामाइड लगा ली, AHA लगा लिया, BHA लगा लिया, मतलब मेरे पास आते हैं विद बैग्स विद सो मेनी प्रोडक्ट्स, Right. और ये भी लगाना वो भी लगाना, स्किन ही कंफ्यूज हो जाता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, राइट? यू डू नॉट नीड सो मेनी प्रोडक्ट्स। आपके स्किन को ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ मे बी 30 आप एक सीरम सुबह एक सीरम रात को लगा सकते हो, बट व्हेन यू आर इन योर टीन्स, आपके टीन्स में आपको ज़रूरत नहीं है, आपके अर्ली 20s में आपको ज़रूरत नहीं है इतनी सारी चीज़ों की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपके चेहरे पे एक्ने है, तो आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम उस वक्त यूज़ करना है, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया है, तो वो सही है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें नॉट नीडेड। Okay. दूसरा क्या करते हैं लोग, दो चीज़ें जो फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी एंड रेटिनॉल, आप उन दोनों को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, Okay. ठीक है? आप उनको एक साथ यूज़ Right. करोगे तो स्किन और सेंसिटिव हो जाएगा। स्किन का उनका दोनों का एक कहते हैं pH एंड pK वैल्यू, तो वो दोनों अलग होते हैं दोनों के, तो वो मिक्स नहीं करते। कैसे आप दूध में अगर नींबू डाल दो फट जाता है, हाँ. तो वैसे हो जाता है, Okay. सो देन देयर इज नो इफेक्ट, What can't we use? है ना? Together क्या नहीं कर सकते हो? से फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी एंड रेटिनॉल, Okay. और विटामिन सी एंड AHA और BHA, यू नो, सो और रेटिनॉल एंड एन AHA, तो उससे स्किन का बैरियर और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। All तो right. लोगों को ये सब पता नहीं होता है, वो बस सुनते हैं हाँ ये सारे सीरम्स और फिर सब कुछ एक साथ लगा लेते हैं, तो कई बार स्किन पे रैशेस हो जाती हैं, स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, स्किन सेंसिटिव हो जाता है। कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं जिनसे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, फिर आपको पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाती है, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। तो विदाउट नॉलेज, जस्ट बिकॉज आपके स्किन इन्फ्लुएंसर ने या आपके फेवरेट जो भी कुछ आपको बोल दे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये भी यूज कर लो, वो भी यूज कर लो, तो डोंट लेयर योर स्किन, इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। फिर एक और मिस्टेक है, इससे मतलब बात करते करते मेरे ध्यान में आया कि लोग ना किसी को भी फॉलो करते हैं, हाँ. और फिर अगर उसने कह दिया कि देखो मेरा स्किन बहुत अच्छा, आप ये क्रीम यूज कर लो। अभी हाल ही में एक एक्ट्रेस है जिन्होंने एक क्रीम कहा कि ये क्रीम यूज कर लो, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल, Okay. और आप इस तरह से लोगों को पता नहीं होता और वो लेकर लगाएंगे और उनका स्किन बैरियर खराब हो जाएगा। रेटिनॉल जो इतना स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल है, प्रिस्क्रिप्शन रेटिनॉइड है वो अगर आप यूज करोगे, आपका स्किन ड्राई हो सकता है, आपको रैशेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकता है। तो वो क्रीम जो है उनके लिए सही है, हर एक का स्किन यूनिक होता है ना, तो उनके लिए सही है, आपके लिए सही नहीं है। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो कि ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, ये यूज कर रही है, या मेरा फेवरेट तो ये एक्टर है, ये यूज कर रहा है तो मेरे लिए भी सही है। भले वो आपके फेवरेट हो, लेकिन उनका स्किन और आपका स्किन एक जैसा नहीं Right. है ना। तो अभी तक मैं अपने बचपन से अभी तक आई हैव नेवर यूज्ड एनी बाहर के प्रोडक्ट्स, या फिर आई हैव नेवर बॉट एनी प्रोडक्ट एंड यूज्ड इट। आई रिसेंटली, अभी मैंने बहुत ही हाल ही में स्टार्ट करा कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करना। इससे पहले आई वाज यूजिंग घर की रेमेडीज। माय मॉम यूज्ड टू मेक पेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड आई यूज्ड टू पुट इट ऑन माय स्किन। हेयर के लिए भी हेयर मास्क मेरे घर में ही बन जाता था। सो वी हैव इन माई ओन किचन गार्डन, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कड़ी पत्ता है और ये सब चीज़ें जो हम हेयर पे लगाते हैं एंड वी फील गुड। तो कोई ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो बाहर के प्रोडक्ट्स को नलीफाई कर सकते हैं या बेटर होती हैं, घर पे बना के हम यूज़ करना चाहिए? देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन होम रेमेडीज़ हैं, ये कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं और कुछ बहुत हानिकारक भी होती हैं, तो वो स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भी आपने हेयर के बारे में कहा, ठीक है, हाइबिस्कस लीव्स, मेरे बचपन में हम लोग वो क्या कहते हैं उसे, शू फ्लावर या हाइबिस्कस, तो रेड फ्लावर होती हैं, तो उसके लीव्स, उसमें फिर अरीठा, ठीक है, वो रात को सोख करके सुबह उसे पीस करके, और ये लीव्स ये मम्मी लगाती थी हमारे बालों पे। हमने कभी शैम्पू नहीं लगाया थ्रू आउट चाइल्डहुड। अब तो लगाते हैं, मतलब थ्रू आउट टिल 10th स्टैंडर्ड कभी लगाया नहीं ना, टिल I was 15, तो यही लगाते थे हम लोग। और ये कड़ी पत्ता भी हम लगाते थे, कड़ी पत्ता और दही का जो मिक्स है वो लगाते थे फॉर विथ ऑयल,
तो वो कंडीशनर बन जाता था। तो आप इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। डैंड्रफ हो जाए तो आप लेमन, नींबू और दही स्कैल्प पे लगा सकते हो, ठीक है। तो दही में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो कई बार बिकॉज ऑफ दैट AHA इन इट, तो आपका जो डैंड्रफ है वो कम हो सकता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, मैलासीजिया फर्फर कहते हैं, जिससे डैंड्रफ बढ़ता है, तो वो भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो कुछ हद तक ये ठीक है। अगर आप पपाया पेस्ट या पपाया मास्क लगा लो, या फिर अनार को पीस लो। एक बार मैंने इस तरह से कहा था तो किसी ने कहा अनार इतना महंगा तो होता है, कौन अफोर्ड करे। मैंने कहा देखो भाई, जो अफोर्ड कर सकता है थोड़ा सा खाओ, और या फिर उसका जो जूस बना लो, और जो थोड़ा सा रह जाता है उसे आप स्क्रब की तरह यूज कर लो, बहुत अच्छा होता है। फिर ओट्स आप यूज कर सकते हो, बेसन यूज कर सकते हो, है ना। नहीं, मैं भी स्किन पे आ गई हूँ, है ना। पपाया, अनार, ओट्स, एलोवेरा कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और कुछ लोगों के लिए सेंसिटिव, मतलब एलर्जी हो सकती है। तो एक टेस्ट पैच जरूर कर लेना, टेस्ट पैच व्हेन यू यूजिंग एलोवेरा। एलोवेरा लगाया है, मेरी स्किन पूरी रेड हो जाती है। हाँ, तो आपका स्किन सेंसिटिव है, मैंने वही कहा कि एक टेस्ट पैच। और टेस्ट पैच ना हाथ पे कभी नहीं करना, कान के पीछे करना, क्योंकि यहाँ का जो स्किन है ये फेस के स्किन की तरह है। आप यहाँ लगा लोगे, कई बार आपको यहाँ कुछ नहीं होगा, आप चेहरे पे लगा लोगे आपको रैश हो जाएगी। सो डू अ टेस्ट पैच विद एलोवेरा। सेम थिंग विद हनी। हनी जो है कुछ लोगों के लिए बहुत सही है, कुछ लोगों के लिए सही नहीं है। फिर आते हैं हम दूध, दही और मलाई। तो मेरे तो पूरे बचपन ऐसे ही गुजरा, रोज रात को मलाई चिपचिपा लगा देती मम्मी, और बहुत ही गंदा लगता था। बट एक्चुअली मलाई में अगेन लैक्टिक एसिड होता है और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आपका स्किन ऑयली नहीं है और आपको पिंपल्स नहीं हो, एक्ने प्रोन स्किन आपका नहीं है, तो आप नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो आप मलाई लगा सकते हो, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है उसमें, और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। तो आपका जो मेलानिन पिगमेंट है वो जरा कम हो जाता है, तो स्किन ब्राइट हो जाती है। कहना नहीं चाहिए, बट गोरापन आ जाता है, राइट। अब गोरेपन में जो टर्म है ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट योर नेचुरल कलर, जो आपका नेचुरल नॉर्मल कलर है, अगर टैन हो गया हो तो टैन निकल जाता है मलाई से। तो सेम थिंग विद दही। लेकिन अगर आप, और दूध भी आप लगा सकते हैं। क्लियोपैट्रा जो है वो दूध से नहाती थी, दही से नहाती थी, राइट। इवन हमारी इंडियन रानियां भी। सैंडलवुड, सैफरन, रोज पेटल्स, ये सारी चीजें तो इंडियन, टर्मरिक तो हमारा ही है, हल्दी। तो ये सारी चीजें सेफ होती हैं, बट हमेशा एक टेस्ट पैच कर लेना। बट अगर आपका स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन है, तो आप दूध, दही, मलाई नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और आपको और पिंपल्स आ जाएंगे और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बढ़ जाएंगी। तो ये है। अच्छा, कौन सी चीजें हैं जो मैं कहूंगी डोंट ट्राई। एक्चुअली दे वेरी कॉमन। नींबू, टमाटर। कहाँ पे? स्किन पे। नींबू तो मैंने स्कैल्प पे कहा है, लगा सकते हो आप फॉर डैंड्रफ। लेकिन फेस पर नींबू, टोमेटो, जो भी सिट्रिक हो ना, वो आप फेस पे डायरेक्टली मत लगाना। क्योंकि जैसे मैंने कहा, उसका पीएच और पीके वैल्यू अलग होता है। जब आप उसको लगाते हो तो वो फेस को और सेंसिटिव बना देता है, अल्कलाइन बना देता है, ठीक है। उसको जब आप रिफाइन करते हो, उसका जूस निकालते हो, और फिर उसमें जो भी आप ऐड ऑन करते हो स्टेबिलिटी के लिए, कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह जो भी है, तब वो पीकेए और पीएच वैल्यू जो है वो मैच करा जाता है स्किन के साथ। और तब वो आप लगा सकते हो विटामिन सी के फॉर्म में या AHA के फॉर्म में, है ना। तो डायरेक्ट मत लगाना, क्योंकि कभी कभी स्किन इरिटेट हो सकता है, और काफी मैंने केसेस देखे हैं जहाँ स्किन में बर्न्स हो चुकी हैं, और बहुत इरिटेंट रैश हो चुका है, फिर काले काले दाग पड़ चुके हैं। तो एसिड्स जो है थोड़ा सा अवॉइड करें। सिट्रिक एसिड जो लाइम, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, इनको डायरेक्टली मत लगाना। क्यूकम्बर आप लगा सकते हो स्किन पे। हाँ, क्यूकम्बर आप लगा सकते हो, स्लाइसेस लगा सकते हो। तो उसमें स्पेशली अगर आपको पफी आईज हो तो टेम्परेरीली आपका पफीनेस जो है वो कम कर देता है। तो बात वही है कि कुछ चीजें सही है, कुछ सही नहीं है। ऑयल लगाना कितना जरूरी है हेड मसाज कराते हुए? देखिए, ये हमारे सालों से ये प्रथा चलती आ रही है, तो इसमें कुछ तो होगा, है ना। इट्स वेरी गुड एज अ कंडीशनर। ड्राइनेस आपके बाल में, जो आपके बाल जो ये डेड होते हैं, राइट,
जो जान है वो Scalp. अंदर है, स्कैल्प में है। तो इनको आप, आजकल तो कंडीशनर्स आ गए हैं, हेयर मास्क आ गए हैं, पता नहीं हेयर सीरम्स वगैरह। पहले क्या था, नारियल का तेल, हाँ। है ना, तो वो बेस्ट कंडीशनर होता है। तो आप भले ही हफ्ते में एक बार लगा लो और 3-4 घंटों के लिए रखो, फिर वॉश कर लो, ठीक है। पर अगर आपको डैंड्रफ हो तो आपको स्कैल्प पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ओके। ये एक बड़ा मिथ है, हम मिथ्स की बात कर रहे क्योंकि थे। जब डैंड्रफ होते हैं तो लोग कहते हैं कि स्कैल्प पे ऑयल लगाना चाहिए, हाँ। जिससे डैंड्रफ चला जाएगा। जी जी। तो डैंड्रफ के टाइम पे स्कैल्प पे ऑयल स्कैल्प पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ओके। ओके, क्योंकि जब आप डैंड्रफ है तो जैसे मैंने कहा एक ईस्ट होता है, मैलासेसिया फर्फर, वो बढ़ जाता है। नॉर्मली भी होता है हम सबके, बट वो मात्रा में, क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाता है। और बहुत सारा डेड स्किन के साथ वो, और ईस्ट एंड देन ऑयल जब आप लगाते हो तो वो उसके लिए खाना बन जाता है। ओके। तो फिर वो बढ़ जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है तो आप ऑयल ना लगाएं। तो स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है तो नींबू लगा सकते हैं? आप नींबू लगा सकते हैं। ओके। सो डिफरेंस क्या है कि एक मेल को स्किन केयर रूटीन कैसे फॉलो करना चाहिए और फीमेल को कैसे स्किन केयर रूटीन, कुछ डिफरेंस है या दोनों का सेम भी चल जाएगा? सेम भी चल जाएगा, बट आप मेल्स को इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे नहीं सकते, वो लगाएंगे ही नहीं। सनस्क्रीन ही आप लगवा लो, बहुत ही हो गया। तो बट मेल और फीमेल्स के स्किन में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। जैसे मेल्स में ऑयल ग्लैंड ज्यादा होती हैं, उनमें कोलाजन ज्यादा होता है, तो वो एज स्लोअर देन फीमेल्स। और ऑयल ग्लैंड ज्यादा होता है, उनको पिंपल ज्यादा होते हैं, ठीक है। उनका स्किन थिक होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। प्लस हेयर तो हमको पता ही है कि फेशियल हेयर मेल में ज्यादा होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। तो वो हार्मोन्स के कारण होता है। मेल हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरोन वो ज्यादा होती है और ईस्ट्रोजन कम होता है। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन ज्यादा होती है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। फीमेल्स में भी मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, राइट, बट कम होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी स्किन जो है अलग होता है मेल्स और फीमेल्स का। लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आप कहो कि कैन अ मेल यूज अ फीमेल्स प्रोडक्ट, यस, व्हाई नॉट, कोई फर्क नहीं। एंड कैन अ फीमेल यूज मेल्स प्रोडक्ट? दे कैन यूज मेल्स प्रोडक्ट्स। मेल्स के प्रोडक्ट्स जो हैं यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका स्किन बहुत ही ड्राई हो तो मेल वाले प्रोडक्ट्स में जरा सा कम ऑयल होता है। तो इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन समटाइम्स इट मे नॉट वर्क फॉर यू। ओके। हाँ, बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, जब मेल्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, आजकल के प्रोडक्ट्स, वो उनकी कोशिश ये होती है कि सब उसी में आ जाए, मॉइस्चराइजर भी उसमें आ जाए, सनस्क्रीन भी आ जाए, ताकि वो एक ही प्रोडक्ट यूज कर सके। तो एक प्रोडक्ट, आजकल जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं यूजुअली हर एक में स्टेरॉइड्स होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? नो, ये जो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिनमें कोई लेबल नहीं होता है और इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखी होती है, वो उससे आप दूर रहें। ओके। क्योंकि उनमें हो सकता है स्टेरॉइड। अच्छा। हाँ, बट जो नॉर्मल आपके क्रीम्स वगैरह हैं वो उसमें रिसर्च और FDA अप्रूवल्स होती हैं, तो उनमें स्टेरॉइड नहीं होता है। स्किन लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग के कुछ क्रीम्स जो इवन FDA अप्रूव्ड हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, उनमें कभी कभी स्टेरॉइड होता है। हमारे इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट्स ने इसे बैन करवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक्चुअली नोटिस निकाल के 4-5 साल पहले। फिर भी बन जाता है, मिल जाती हैं ये क्रीम्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्किन वाइटनिंग, नॉट अदर्स। हमारा डाइट भी कोई रोल प्ले करते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है इसमें? ड्राई एंड ऑयली का कुछ ज्यादा नहीं है डाइट में। ऑयली स्किन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स एंड द ऑयल ग्लैंड्स दैट वी हैव। तो हमारे, अगर आपके बॉडी में ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स हैं आपके फेस पे, तो ऑयल ज्यादा सिक्रीट करेगा। तो अगर मैं फैटी फूड ज्यादा खा रही हूँ या बर्गर ज्यादा खा रही हूँ, आर देयर एनी चांसेस कि मेरे स्किन ऑयली हो जाए? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप जंक फूड, फैटी फूड नहीं, अगर आप जंक खा रहे हो जहाँ पे आपका फूड में ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, बर्गर्स खा रहे हो, तो एक हार्मोन होता है IGF-1। ओके। तो वो हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो वो
जा करके ब्रेन में स्टिमुलस देता है और वहाँ से ऑयल ग्लैंड्स को सिग्नल्स आती है कि आप ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करो। ऐसा हो सकता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट हो सकता है। और घर का खाना खाने से हमारी स्किन ड्राई या ऑयली कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। और आजकल बहुत चला हुआ है OMAD, 1 मील अ डे, इससे, और सेकेंड इज इंटरमीडिएंट फास्टिंग, 16 आवर्स हम खाना नहीं खा रहे हैं या 14 आवर्स खाना नहीं खा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में भी स्किन पे कोई इफेक्ट आ रहा है? एक्चुअली जो हम डिटॉक्स की बातें करते हैं ना, कि आप बॉडी डिटॉक्स हो रहा है, मैंने ये ले लिया, वो पी लिया, ये कर लिया, वो किया, एक्चुअल डिटॉक्स होता है जब आप फास्ट करते हो। ओके। हाँ, तो इट इज़ गुड फॉर द स्किन जब आप फास्ट करते हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जब आप OMAD करते हो या 16 इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, तो लिवर को ना शुगर नहीं मिलता, अगर आपने खाया नहीं है कुछ, तो ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाती हैं। तो जो फैटी लिवर है, जो फैटी एसिड्स हैं और कुछ कीटोन बॉडीज होती हैं, इनसे शुगर बनाता है, इनसे वो एनर्जी लेता है लिवर। तो सारा जो हानिकारक चीजें वो सब निकल जाता है। सो इट इज एक्चुअली द बेस्ट वे टू डिटॉक्स। ओके, बट इसका एक नुकसान ये है कि आप डिहाइड्रेट हो जाते हो। हाँ। है ना, और आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाती हैं, तो विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब कम हो जाती हैं। बट तो अगर आप साथ में द राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स ले लो, ओके, 1 मील अ डे विथ ऑल द विटामिन्स ऑल्सो, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना आपको हेयर फॉल होगा, आपका स्किन डल हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा, ये सब चीजें होने लगेंगी। बट 1 मील अ डे का मतलब ये नहीं है कि हम पानी नहीं पी रहे हैं। नहीं, आपको पीना है पानी तो पीना है। हाँ। तो उसमें हम डिहाइड्रेट नहीं हो रहे हैं। हाँ, सो डिहाइड्रेशन आई गेस नहीं होगा उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में होगा। हाँ, तो what do you suggest, which one is better for the skin, OMAD or intermittent? I think OMAD is good, but provided you take all the supplements. Okay. I would do OMAD myself. Have you ever tried it? उसमें क्या, तो मेरे लिए वो naturally हो जाता है because I get so busy in the clinic. ठीक है। But it's very good for psoriasis, acne. इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, बिकॉज यू आर गिविंग योर लिवर अ चांस टू डिटॉक्स। मैंने ये भी सुना था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाने से, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लगाने से स्किन कैंसर हो रहा है। इज दिस ट्रू? नो, नॉट एट ऑल, नो। कुछ स्टडीज थी जिनमें अगर आपने पैराबिन प्रोडक्ट्स या थैलेट्स वगैरह यूज़ किया हो तो ये हार्मोन डिसरप्टर्स हो सकता है, ऐसा कुछ स्टडीज में निकला था। बट इट इज रियली नॉट ट्रू। देयर इज इनफ रिसर्च ऑन दीज। बस आपको ये देखना है कि आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, रिलायबल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। कुछ भी मतलब कहीं से भी बन रहा है, आजकल तो बहुत सारे कंपनी जो बना रहे हैं, ऐसे नहीं। इट हैज टू बी अ गुड ब्रांड, वेल रिसर्च्ड। उसमें हैवी मेटल्स नहीं होनी चाहिए, है ना, लेड है, मर्क्यूरी है, इस तरह की हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए आपके प्रोडक्ट्स में। These Ayurvedic bhasmas also have a lot of heavy metals. तो अगर आप इन सब से दूर रहते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, like this is a very different point कि आयुर्वेदा के अगेंस्ट जा रहे हो आप। मैं आयुर्वेदा नहीं। So what happens ना, in the name of आयुर्वेदा लोग heavy metal वाली चीजें, आप एक्चुअल आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जाओ ना, वो आपको कभी ये भस्म नहीं देंगे। They will give you their whatever, all the herbs and botanicals and all that, वो बहुत अच्छा होता है। But अगर आप मतलब sometimes people who are not really qualified enough, जैसे हमारे एलोपैथिक में भी there are some quacks, right? डिग्री है नहीं, बस एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं। तो उसी तरह से आयुर्वेदिक में भी there are some quacks जिनको कुछ पता नहीं है, but they are giving you all these heavy metal powders. There are studies जिसमें देखा गया है कि स्किन पे पूरा मतलब स्किन काला हो चुका है, हाइपरपिगमेंटेशन हो चुकी है। कंडीशंस लाइक लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस, इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन, वो हो जाता है। और फिर जब टेस्ट करते तो पता चलता है कि वो बिकॉज ऑफ दोज पाउडर्स दैट दे हैव टेकन, ये किसी से भी ले लिया, रास्ते चलते कोई भी आयुर्वेदिक नाम से कुछ बेच रहा है, बट दीज आर हैवी मेटल्स। तो उनके लिए भी वही सही है कि
go to a somebody who has a good qualification. बट हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें स्किन ट्रीटमेंट कराते हुए लोगों की डेथ हो गई. जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट चेतना राज, दे डाइड बिकॉज ऑफ लाइपोसक्शन. Yeah. तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, लाइपोसक्शन नहीं कराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, हर एक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. आपको ये देखना है कि वो was she the right person to undergo surgery. ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इतना फैट हो तो ही सर्जरी कराना, वरना नहीं कराना. आपको कोई हार्ट डिजीज है या कोई एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है, आपका लंग कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको बहुत डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपके नॉर्मल होने चाहिए. उसके बाद फिर इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट, आप सर्जरी कराते हो. जो भी कोई भी सर्जरी आप मान लो, नॉट जस्ट लाइपोसक्शन, नॉट जस्ट अ प्लास्टिक सर्जरी और अ कॉस्मेटिक सर्जरी. तो कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ द पर्सन इज ऑन ब्लड थिनर्स और समथिंग और इज टेकिंग टू मच ऑफ अ हेल्दी डाइट, जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो उसमें ब्लड थिनर से पता भी नहीं चलता है डॉक्टर को, तो सर्जरी के टाइम ऐसा हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है. ठीक है. तो उसमें फिर when there is a lot of bleeding and there is uncontrolled bleeding, तो साइड इफेक्ट हो सकता है. कभी कभी एनेस्थीसिया से एलर्जी हो जाती है लोगों को और फिर वो मतलब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है. सुनने में ऐसा है कि इनका जो है चेतना, उनका एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन था. अब कितना सही है ये पता नहीं है. बट अगर आप किसी छोटे से क्लिनिक में या सेंटर में जाकर इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी करवा रहे हो, जहाँ पर डॉक्टर का डिग्री भी सही नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, नर्सेज आर नॉट वेल क्वालिफाइड, उनको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको आप किस तरह से मैनेज करोगे. ठीक है. और आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बराबर अच्छे से स्टेरिलिटी जो है उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, वो नहीं किया गया हो तो ज़रूर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. इन्फेक्शन, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन और सेप्सिस तो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और उससे लोग मर भी जाते हैं. तो ये हो सकता है. और अगर आपका द डॉक्टर डजंट नो, क्वालिफाइड नहीं है, देयर आर चांसेस कभी फैट एम्बोलिज्म, जैसे लाइपोसक्शन किया तो फैट एम्बोलिज्म और के चांसेस बहुत है. मतलब कि फैट जाकर के आपके ब्लड वेसल्स में, एक फैट का टुकड़ा जो है जाकर के ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, तो ब्लॉक कर देता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को. तो उससे भी डेथ हो जाती है. उसे फैट एम्बोलिज्म कहते हैं. मैंने इतने सारे सेलिब्रिटीज देखे हैं, आई डोंट नो वो बोटॉक्स कराते हैं क्या कराते हैं, उनका शेप अलग हो जाता है फेस का. लाइक हाफ ऑफ द फेस इज लुकिंग डिफरेंट, द अदर हाफ इज लुकिंग डिफरेंट. ये सब देख के ना एक्चुअली में डर लगता है कि इज दिस सेफ जो हम बोटॉक्स करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं. व्हाट डू यू सजेस्ट, इज दिस सेफ बोटॉक्स? हाँ, तो सबसे पहले जो आपने कहा ना, चेहरा एक तरफ दूसरा, इट्स नॉट जस्ट बोटॉक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें ट्रीटमेंट्स. बोटॉक्स जो है वो एक मेडिसिन है. ठीक है. इट्स अ मेडिसिन. 1992 तक, 1993 तक इसे स्किन के डॉक्टर्स ने यूज़ किया ही नहीं था. इसे न्यूरोलॉजिस्ट्स ने यूज़ किया था. आई स्पेशलिस्ट्स ने यूज़ किया था. डॉक्टर जीन करूथर्स हैं जो एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई की स्पेशलिस्ट हैं. वो उन्होंने बोटॉक्स अपने पेशेंट्स को, ये जो आईलिड पैरालिसिस है उसके लिए दिया था. इट वाज अ ड्रग. तो उनके पेशेंट्स खुश होकर वापस आते थे कि डॉक हमारा पैरालिसिस तो ठीक हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमारे रिंकल्स चले गए. फिर उन्होंने अपने हस्बैंड जो डॉक्टर एलिस्टर करूथर्स हैं, ये दोनों मैं उनसे सीख चुकी हूँ पर्सनली. तो एलिस्टर अभी नहीं रहे, लास्ट ईयर ही गुजर गए. लेकिन वो गई घर, उन्होंने कहा कि देखो आप पूरे दिन क्रीम देते हैं तो कुछ नहीं होता है, आई थिंक देयर इज अ ब्रेक थ्रू. फिर उन्होंने रिसर्च किया और इस तरह से बोटॉक्स जो है कॉस्मेटिक यूजेस के लिए भी शुरू किया गया. सो एक्चुअली इट इज़ अ मेडिसिन. वो 10 साल के बच्चे को भी दिया जाता है फॉर सेरेब्रल पैल्सी. और बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्वाइकल डिस्टोनिया है, माइग्रेन्स हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग है, इन सब के लिए बोटॉक्स दिया जाता है. हर्निया, मतलब जब सर्जरीज करते हैं हर्निया वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी, उसमें भी बोटॉक्स यूज होता है. तो बहुत सारे मतलब दीज काइंड ऑफ स्पैस्टिसिटीज एंड ऑल, उसमें बोटॉक्स यूज होता है. कॉस्मेटिक यूज उसका एक पार्ट है. ये जो
बॉट्यूलिनम टॉक्सिन कहते हैं उसे, उसका नाम उन्होंने क्यों टॉक्सिन रख दिया इसलिए लोग डर जाते हैं. Okay. But I think Botox is a brand name. Botox is a brand name. It's actually botulinum toxin. And वो Xerox जैसा हो गया, जैसे लोग फोटोकॉपी की जगह सब Xerox कहते हैं, Xerox is a brand. वैसे ही Botox हो गया. So why is it given? It is given if you have, there are muscles here called the procerus and the corrugators. यहाँ पे muscles हैं. तो आप इसे ज़्यादा overactive अगर ये मसल्स हो जाए, तो आप कॉन्स्टेंटली फोन पे इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, तो ये मसल्स ना ओवर एक्टिव हो जाते हैं. आपको ये ऐसे यहाँ पे 2 लाइंस आ जाते हैं, फ्राउन लाइंस, नंबर 11. तो ऐसा लगता है कि आप पूरे समय बस गुस्से में हो या आप फ्राउन कर रहे हो, बट एक्चुअली वैसा नहीं है. आपको वो लाइंस हो गए बिकॉज ऑफ द मसल ओवर एक्टिविटी. तो अगर हम वहां पर बोटॉक्स दे दें तो वो मसल को हम रिलैक्स कर देते हैं, तो वो लाइंस जो हैं अगले 4 महीनों के लिए गायब हो जाती हैं. कौन सी एज से देना सेफ है? देखिए मेरे क्लिनिक में मैं 30 के बाद देती हूँ. ओके. बट ऐसा कुछ एज नहीं है. FDA ने 18 एंड अबव कहा है. क्योंकि आजकल के मैं जो बच्चे देख रही हूँ ना, एवरी किड इज ऑन देयर फोन. मैंने 15-16 साल के बच्चे भी देखे हैं जिनको यहाँ पे फ्राउन लाइंस हैं, रिंकल्स आने शुरू हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ फोन. तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हम 20 साल में शुरू कर दें बोटॉक्स? फ्यूचर में नहीं, अभी हो रहा है. ओके. सो एक्चुअली USA में दे आर नाउ टॉकिंग अबाउट प्रीजुविनेशन. प्रीजुविनेशन मतलब वो होने से पहले ही आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये होने वाला है, तो इसके लिए आप पहले से ही बोटॉक्स ले लो. तो जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टेंटली फोन पे रहते हैं इसलिए उनके यहाँ लाइंस आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है ये होने वाला है, तो वो 20, 22, 24 की उम्र में ही बोटॉक्स ले रहे हैं ताकि आगे जा करके वो उनको उनके जो वो लाइंस है वो ना पड़ जाएं. हाँ. तो ये हो रहा है ऑलरेडी. एंड अब आप पूछोगे कि ये सही है या नहीं. मेरे ख्याल से एक चॉइस है. मेरे पास आओगे तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो है आपको फिर हर 4 महीने का ही है इसका सफर. 4 महीने बाद इसका असर चला जाता है, दोबारा कराना पड़ता है, आपको दोबारा कराना पड़ता है. तो आप हर 4 महीने आप कराते रहोगे जिंदगी भर. अच्छा. राइट. ओके. तो एक एज जरूर होता है, जैसे 35 के बाद जो है ये ज्यादा होने लगती है, तो उस वक्त कराना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप 50 पे कराओगे जब आपकी ऑलरेडी 2 लाइंस डीप हो चुकी हैं, तो फिर वो काम नहीं करेगी. ओके. सो यू हैव टू डू इट एट एन एज जब वो काम करे. एंटी एजिंग हमें कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए? एंटी एजिंग क्रीम्स तो आप 30 पे ही शुरू कर दो. ओके. हाँ. रेटिनॉल जो है 28-29 पे ही शुरू कर सकते हो आप रेटिनॉल. पेप्टाइड्स आप 30-35 के बीच में आप शुरू कर सकते हो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम इज अ सनस्क्रीन. सो वो तो आप बचपन टीनेज से ही शुरू कर दो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ कैन वी चूज द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर आवर स्किन? मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मेरी स्किन ड्राई है या ऑयली है तो मुझे यही वाली सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? कुछ ऐसा प्रोसीजर है चेक करने का कि टू चेक कि मेरे स्किन टाइप को कौन सी सनस्क्रीन सूट करेगी? सबसे उसके लिए तो पहले आपको आपका स्किन टाइप पता होना चाहिए आपको, है ना. तो अगर आपका स्किन ड्राई फील हो रहा हो तो आपको पता ही चल जाता है कि आपका स्किन ड्राई है. स्किन टाइप ड्राई या ऑयली 2 ही हो सकता है ना? नहीं, बहुत हो सकते हैं एक्चुअली. आपका स्किन ड्राई हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, पिगमेंट प्रोन है. ओके. ठीक है. और इसके अलावा हार्मोन्स जब चेंज होती हैं तो भी स्किन ड्राई से ऑयली हो सकता है. और हर स्किन टाइप के लिए एक अलग टाइप का सनस्क्रीन होगा या हम कॉमन एक सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं? यूजुअली अगर आपका स्किन बहुत ऑयली हो तो आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाना नहीं चाहोगे. गलत नहीं है, बट आप लगाना नहीं चाहोगे. और अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन है तो फिर आप क्रीम बेस्ड लगाओगे तो आपको और मुहासे आ जाएंगे. तो फिर आपको वाटर बेस्ड या ऑयल बेस्ड लगाना पड़ेगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपका स्किन कैसा है वो पहले आप देख लो. आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो. आप अगर किसी कोल्ड कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आप क्रीम बेस्ड लगा सकते हो. पर अगर आप कोल्ड कंट्री में जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाओगे तो आपका स्किन तो वैसा ही ड्राई हो जाएगा. सो
यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप। सुबह जब आप उठोगे चेहरा धो लेना और उसके बाद 1 घंटे के लिए कुछ भी मत लगाना। ओके। फिर एक पतला सा टिश्यू ले लेना, यू नो आई जस्ट शो यू, इस तरह का कोई पतला सा टिश्यू है, ठीक है, ऐसा ले ले। इससे भी पतले आते हैं बट ये भी चल जाएगा, सिंगल शीट है, हाँ, तो ये भी चल जाएगा। 1 घंटे बाद ना इसे ऐसे चेहरे पे लगा के इस तरह से कर लो। वेट टिश्यू नहीं, ड्राई टिश्यू। ड्राई टिश्यू। हाँ, फिर उसे देखना। अगर आपको पूरा वैसा ही का वैसा ही दिखता है मतलब आपका स्किन नॉर्मल है। अगर वो स्मज्ड है मतलब आपका स्किन ऑयली है। ओके। अगर वो पैची स्मज्ड है, कहीं स्मज्ड है कहीं स्मज्ड नहीं है, फिर आपका स्किन कॉम्बिनेशन है। ओके। है ना, तो इस तरह से आपको 3 तो पता ही चल गया इससे, टिश्यू पेपर टेस्ट से। फिर सेंसिटिव कैसा है कि आपने कुछ भी करा आपको रैश हो गया, आप बाहर निकले आपको खारिश हो रही है, आपने कुछ लगा लिया आपको रैश हो गया, दैट इज सेंसिटिव स्किन। जलन हो रही है, रैश हो रहा है, खारिश हो रही है, तो ये है सेंसिटिव स्किन। एक्ने प्रोन स्किन क्या है, जिन्हें मुहासे जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी आप जो क्रीम मैं यूज करती हूँ, अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन स्किन है आप वो लगाओगे तो आपको बहुत पिंपल्स होंगे, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है तो मैं बहुत ही थिक सेरामाइड्स और यू नो स्क्वालिन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगाती हूँ। अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है और आप वो लगा लोगे आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, आपको एक्ने हो जाएगा। तो इसलिए आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्किन टाइप जान लो। एक्चुअल में केमिकल फ्री स्किन केयर आजकल में पॉसिबल है? जी, यू नो 100% पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप ऑरेंज को या लाइम लेमन को बाहर कितनी देर रखोगे, खराब तो हो ही जाएगा, राइट। इफ यू टॉकिंग ऑफ नेचुरल एनीथिंग, आप ये फूल ले लो, कितनी देर बाहर रहेगा नहीं, है ना। तो उसे अगर आपको प्रिजर्व करना हो तो आपको प्रिजर्वेटिव तो डालना ही पड़ेगा उसमें, राइट। तो जब आप प्रिजर्वेटिव डालते हो, और पानी भी तो H2O है, केमिकल ही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक रादर देन केमिकल। केमिकल तो हर एक चीज है, बट उस सिंथेटिक चीज अगर ऑर्गेनिक नेचुरल चीज है वो भी केमिकल ही है, बिकॉज आपको उसमें एक तो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह रखने के लिए, उसको बाकायदा रखने के लिए आप यू नो उसमें कुछ केमिकल्स तो डालोगे ही। सो 100% ऑर्गेनिक या नेचुरल तो कुछ भी नहीं होता है, अनलेस आपने अभी भी किचन में बनाया और लगा लिया, वो है 100% ऑर्गेनिक। वो उसमें भी वो जो आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या जो भी आप यूज कर रहे हो वो आपके जो गार्डन में कर रहे हो, आपके खुद के गार्डन में उगा रहे हो, ये बाहर से खरीद रहे हो, क्योंकि वो उसमें तो पेस्टिसाइड्स होंगे। वरना आप ऑर्गेनिक फॉर्म फार्मिंग कर रहे हो तभी निकाल के लगा रहे हो, दैट इज प्योरली ऑर्गेनिक, है ना। तो इसमें से ये थिन लाइन है जो लोगों को समझ में नहीं आती। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ये यू नो दिस इज क्या क्यूकम्बर सनस्क्रीन, क्यूकम्बर मॉइस्चराइजर, समथिंग लाइक दैट, यू नो, ऐसा कुछ लेबल रहेगा। उस पर जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, कहीं वो छुपा हुआ होगा क्यूकम्बर और वो हार्डली उस पर कोई परसेंटेज होगा, बट वो उनका जो है सेलिंग पॉइंट, उनका यूएसपी कर देते हैं वो। तो इस तरह की चीजें हैं, मार्केटिंग गिमिक्स हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर ध्यान देकर। मैंने तो ये भी देखा है, एलोवेरा जेल्स जो हम खरीदते हैं उसमें एलोवेरा ही नहीं होता। हाँ। बोलो। तो आई गेस केमिकल फ्री तो पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन रिड्यूस इट। यू कैन रिड्यूस इट। आजकल ये जो क्लीन ब्यूटी, यू नो, क्रुएल्टी फ्री, वीगन प्रोडक्ट्स, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। ओके। यू नो, कोरियन प्रोडक्ट्स है, कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स भी आई थिंक अभी आ रहे हैं, आई हैव नॉट येट यूज्ड देम। एग्जैक्टली, कोरियन प्रोडक्ट्स इतने ट्रेंड में क्यों हैं आजकल? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। कोरिया ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट्स बना रही है। इनका जो रिसर्च है ना बहुत तगड़ा है, इट्स वेरी गुड, और ये लोग कम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो रिएक्शंस वगैरह कम हो रही हैं। बहुत ये प्रोडक्ट्स जो है ये बहुत एक तो सारे स्किन टाइप्स को सूट कर जाती हैं। अच्छा। एक सनस्क्रीन है ब्यूटी ऑफ जोसियन, जो कभी कभी मैं भी लगा लेती हूँ, वैसे तो मैं फोटो प्रोटेक्टर लगाती हूँ बट कभी कभी लगा लेती हूँ। और ये मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जिनका ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, सब यूज करते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। मतलब इनके प्रोडक्ट्स में, उस प्रोडक्ट में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कम है, यू नो, एंड इनके ट्रायल्स कई बार क्रुएल्टी फ्री होती हैं, तो वो भी एक सेंटिमेंटल वैल्यू हो जाता है। तो और रिसर्च बहुत अच्छा होता है इनका,
तो इस तरह से, इस वजह से ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा मतलब कर रही हैं आजकल। फॉरेन में जो प्रोडक्ट्स होते थे कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स हो गए, कोरियन प्रोडक्ट्स हो गए, वो वेल रिसर्च होते हैं, और इंडियंस अभी हम उस रिसर्च लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं कि इंडियन स्किन टाइप को ही हम सूट करवा सकें। अभी जो हो रहे हैं करंट सिचुएशन में, पिछले आई थिंक कोविड के बाद बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं अच्छा। जो इंडियन ब्रांड्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही हैं, और बहुत प्रॉमिसिंग है वो। इफ आई टॉक अबाउट फॉरेस्ट एसेंशियल, वो इंडियन ब्रांड है, लेकिन आई सी कि लोग अमेरिका से लेने आते हैं इंडिया में फॉरेस्ट एसेंशियल, क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिलता है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। सो इज इट ट्रू कि जैसे मैंने कहा कि आप जब मॉइस्चराइज़र की बात करते हो तो बहुत ही सस्ता मॉइस्चराइज़र भी आपके लिए काम कर जाएगा। हाँ। और उसे आप अच्छे पैकेज में डाल के बेच दो तो भी आपके लिए काम कर जाएगा। और जब आप नेचुरल उसमें कुछ डाल दो तो भी आपके लिए काम कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ कि इंडियन प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। देयर आर सम कंपनीज लाइक FCL, Cipla, then there is Dr. Reddy's, then there is Intas, there is H&H, मतलब अभी मैं भूल जाऊंगी, there is Euderma, Palsons, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं, Sun Pharma, जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स। और ये सालों से हमारा H&H बनाता है वो ट्रेटिन, जो कि वो मतलब लगाइए मत, just because I have said it, because it's very strong, it's a prescription drug, but it's a very good retinoid, तो प्रोडक्ट्स जो सनस्क्रीन्स मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, मैं इंडियन सनस्क्रीन्स ही प्रिस्क्राइब करती हूँ, ला शील्ड लाइट, UV डू, यूडर्मा का एक्लिल, बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन्स हैं। ला शील्ड, इट्स अ वेरी गुड सनस्क्रीन। सिप्ला का रिवेला है, फिर फोटोडर्म है, फोटोबैन है, ये अच्छी सनस्क्रीन्स है। ट्रूडर्मा करके एक कंपनी, रिगैलिस, बहुत अच्छी कंपनी है। तो there are a lot of Indian pharmaceutical companies okay, who are making good products. I cannot say the same about cosmetic companies, है ना। तो अगर आप मुझे पूछो कि ये फलाना जो भी है कंपनी है, कॉस्मेटिक कंपनी है, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि कितना रिसर्च उन्होंने किया है, कौन से रेगुलेशंस और रूल्स फॉलो किए हैं, ये हमें नहीं पता। राइट, कमिंग बैक टू द सनस्क्रीन, मेरे दिमाग में वही घूमे जा रहा है तब से सनस्क्रीन, बिकॉज यू सेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्स फीमेल्स एवरीबडी शुड यूज़ इट। सो हाउ ऑफन शुड वी यूज़ इट? हमें सुबह उठते ही सबसे पहले फेस वॉश करके क्लीन करके सनस्क्रीन लगाना चाहिए, एंड देन वी हैव टू रीअप्लाई इट आफ्टर सम टाइम एंड देन कीप ऑन डूइंग इट। हाँ, सो द थिंग इज दैट आफ्टर योर शावर आपने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगा लिया। अगर आप इस तरह से क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो तो फिर आपको ज़्यादा वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर आउटडोर्स, तो एक तो पसीने से आधा निकल जाता है, एंड द एफिकेसी ऑफ द सनस्क्रीन रिड्यूसेस। तो अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा बाहर हो तो जितना भी महंगा सनस्क्रीन लगा लो उसका असर चला जाता है। तो इसलिए अगर आप 2 घंटे से बाहर ज़्यादा रहते हो तो 50 SPF कम से कम यूज़ किया करो। 50 और 100 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 50 आपको 93% प्रोटेक्शन देता है, 100 आपको 96% प्रोटेक्शन देता है। तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसलिए 50 आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप बाहर हो पूरे दिन, देन यू हैव टू रीअप्लाई आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स। 2-3 घंटे में आपको रीअप्लाई करना चाहिए। अब जो मेकअप लगा लेते हैं वो कहते हैं कि अब कैसे सनस्क्रीन वापस कैसे लगाएं। तो आजकल बहुत अच्छे पाउडर्स मिल रहे हैं, सनस्क्रीन पाउडर्स, तो आप वो सिर्फ टॉप अप कर सकते हो। जस्ट डैब द सनस्क्रीन, पर्स में रख लो एंड जस्ट डैब द पाउडर ओवर योर मेकअप, तो आपका मेकअप भी सेट रहेगा। बट सपोज अभी आ चुके हैं, इफ वी हैव क्रॉस्ड 30, अब यू स्टार्ट सीइंग रिंकल्स आ गए हैं, थोड़ा सा पिगमेंटेशन आ गया है, तो इस टाइम पे ये केमिकल पील्स हो गए, लेज़र ट्रीटमेंट्स हो गए, बोटॉक्स हो गया, ये सब कराना सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। अगर आप किसी
प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो जिसकी क्वालिफिकेशन सही है, अब आजकल तो ये बहुत मुश्किल हो गया है आपको उनके सर्टिफिकेट्स, मैंने तो फेक सर्टिफिकेट्स देखे हैं, मैंने वेबसाइट पे फेक डिग्रीज देखा है। ओके तो आपको ये देखना है कि वो इंडियन लाइक उनकी डिग्रीज क्या है, एमडी है, डीवीडी है, डीडीवी है, डीएनबी है, ये सब वैलिड डिग्रीज हैं, पर वो डिग्री वो सर्टिफिकेट कितना उसमें क्या ऑथेंटिसिटी है। तो आपको ये देखना है कि ये इंडियन डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं या नहीं। ओके There is a body called IADVL, Indian Association of Dermatology, Venerology and Leprology. ओके There is another association called CDSI, Cosmetic Dermatology Society of India. There is another association called AXI, Association of Cutaneous Surgeons of India. ये 3 जो हैं ये नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट को, क्वैक्स को, या मतलब जिनके पास डिग्री नहीं है, ऑथेंटिक डिग्री नहीं, उनको ये मेंबरशिप नहीं देती। ओके तो ये एक ही तरीका है आपके पास टू अंडरस्टैंड कि ये भाई क्वालिफाइड, इनका डिग्री सच में डिग्री है या फेक है, इनको कितना ट्रेनिंग मिल चुका है, ये कहाँ कहाँ जाकर ट्रेनिंग करके आए हैं। तो ये सब आप पढ़िए और फिर आप उस डॉक्टर के पास जाइए, तब जाकर के आप जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं, केमिकल पील से लेकर बोटॉक्स से लेकर फिलर तक, तो it is not going to be unsafe. They are all US FDA approved treatments. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ। जैसे आप बोल रहे हो ना कि वेबसाइट पे आप गलत डिग्रीज डाली हुई हैं, तो मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट चेक किया, मुझे ब्लैक स्पॉट हो गया था मेरे लेग पे, सो आई थॉट कि एक बार दिखा लेना चाहिए कि क्या है ये। सो ही गेव मी सम pills and a cream to apply. After 10 days I went to another dermatologist and he totally rejected it कि ये क्या लगा रहे हो, stop using it, it has steroids and it has it should not be used. तो I am confused now कि अब ये वाले बंदे की बात माननी चाहिए या इस डर्मेटोलॉजिस्ट की बात माननी चाहिए। सो व्हाट दिस थिंग यू सजेस्टेड कि FDAI नहीं, IADVL तो Okay. ये और ACSI, ओके इसके अगर आप मेंबर्स हो तो आप डेफिनेटली एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हो। और क्या होता है ना, अभी जैसे हमने बोटॉक्स की बात शुरू करी तो थी बट ख़त्म नहीं की। बोटॉक्स दिया जाता है फ्राउन लाइंस के लिए, यहाँ क्रोज फीट होती है उसके लिए। अगर आपका ये मैसेटर यहाँ का मसल बहुत बढ़ जाए एक्सरसाइज करते हुए, या आप ज़्यादा च्युइंग गम खा रहे हो, या रात को आप क्लेंच कर रहे हो दांत, उसे ब्रक्सिज्म कहते हैं। इवन TMJ पेन के लिए बोटॉक्स दिया जाता है। तो आप अगर इसे ओवरडोज कर दोगे, ठीक है, सपोज आपको यहाँ 12 यूनिट की जरूरत है और आपने यहाँ 24 यूनिट दे दी, ओके तो आपका ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली फिर फेक लगेगा। तो इसलिए जो बोटॉक्स देने वाला है वो वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सही होनी चाहिए। बात ये हो गई है कि आप पनीर टिक्का को खराब बोल रहे हो जबकि शेफ खराब है। मतलब सो दैट इज द थिंग। तो आपको ये देखना है कि क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप हर बार नई चीजें सीखते हो विद एक्सपीरियंस। आप जब कर रहे हो तो आप भी सीखते हो कि अच्छा इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, तो बहुत मैटर करता है। तो ये सब चीजें, फिलर्स, आपने जो बात कही थी कि एक तरफ का फेस ऐसा है दूसरा ऐसा है, वो बोटॉक्स नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिलर्स होता है। ओके आपने अभी मैडोना की तस्वीर देखी थी, इंस्टाग्राम पे घूम रही थी, मैं उन्हीं की तस्वीर देख के ही बात करते थे। हाँ, तो देखिए मैंने आपके मन की बात तो मैडोना, अच्छा, तो ये होता है फिलर। ओके प्री फिल्ड सिरिंज होता है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। There are other fillers like radius and there are synthetic fillers also, लेकिन हमारे कंट्री में भी मिलता नहीं है। हमारे कंट्री में सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड मिलता है। तो ये हम डालते हैं जहाँ पे भी फेस पे हॉलोज हैं। जैसे अगर अंडर आई हॉलो है तो ऐसा लगता है कि आप बहुत टायर्ड हो, आप कितने भी सो, 10 घंटे सो, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे ऐसे थकान सी लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे सॉकेट बना हुआ होता है। ये 2 कारण से होता है। एक तो ये जेनेटिक होता है, दूसरा ये प्रोसेस ऑफ एजिंग में क्या होता है, हमारा बोन और फैट जो है वो
निकल जाता है, तो जो स्किन है उसे सपोर्ट नहीं मिलती, तो फिर वो वहां पे ऐसा धसा हुआ लगता है। Okay. तो हम वहां फिलर डालते हैं। अच्छा, ठीक है। अब किसी को अगर 1 या 2 सिरिंज की जरूरत है, उसकी जगह हम 4 सिरिंज डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मडोना ही बन जाएगा। और तो वो हो साइड जाता इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस? ये ओवर फिलिंग सिंड्रोम जो है ना, ये बहुत कॉमन हो चुका है। लोग पता नहीं इनका कॉन्सेप्ट, एक तो कंपनी वाले भी जो पहले, आजकल नहीं सिखाते ऐसे, पर पहले सिखाते थे कि 12 सिरिंज एक साथ डालो, 20 सिरिंज डालो, 16 सिरिंज डालो। बट इस तरह से आप ज्यादा फिल करोगे, और ये हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये पानी को अब्सॉर्ब करके स्वेल कर लेगा। ठीक है। सो द की इज दैट यू डू द राइट अमाउंट। मुझे बहुत पसंद है फिलर करना, आई एम अ फिलर ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेनर हूं मैं फिलर बोटॉक्स की। बट आप किस तरह से उसको ट्वीक करोगे। आपके लिप्स अगर बहुत पतले हैं और आपको थोड़ा सा लिपस्टिक दिखना चाहिए आपका, उतना ही आप फिलर करो, उससे ज्यादा मत करो, उसे डक मत बना दो लिप्स को। आपके अंडर आई हॉलोज हैं तो उसे उतना ही भरो कि थोड़ा सा ये दिखे। ये नहीं कि यहाँ तक फिलर आ गया यहाँ, और आंखें आपकी ऐसी छोटी बंदी हो गई हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जो आप हर एक की इंडिविजुअलिटी जो है उसको रिस्पेक्ट करते हुए उतना ही डालो जितना जरूरी है उसके लिए। इनफैक्ट कम डालो। अगर 2 की जरूरत है तो 1 डालो। अगर 4 की जरूरत है तो 2 डालो। तो फिर उसमें बहुत ब्यूटी है। आप चिन ऑगमेंटेशन कर सकते हो, आप जॉ लाइन डेफिनेशन कर सकते हो। ईयर लोब्स पतले हो जाते हैं बड़े बड़े ईयरिंग्स पहन करके, एट द एज ऑफ 50-55, तो वहां पे फिलर डाल सकते हो आप। फिर आप हैवी ईयरिंग्स पहन सकते हो। फिर हैंड जो है विथ एज ये भी मतलब काफी रिंकल्ड हो जाती है, तो आप इस पे फिलर डाल सकते हो, तो वापस आपके हैंड्स अच्छे लगने लगते हैं। तो एक तरीका होता है। और जब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं, इसके साइड इफेक्ट्स ऐसे कुछ होते नहीं अगर आप सही ढंग से करो। और अगर आप सही ढंग से नहीं करो और आप क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हो, आपको कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट नहीं आता हो, मार वहीं खा जाते हैं लोग। आता नहीं, एनाटॉमी नहीं आती। फेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर, और उसमें आप जो है इंजेक्शन डाल रहे हो, ब्लड वेसल्स है जो डायरेक्ट आंखों को जा रही हैं। आपने वहां कोई गड़बड़ कर दिया तो मतलब समझ लो आपकी आंखों की क्या हो जाएगी। राइट। तो ये तभी होगा जब आपको, और अगर आपको बाय चांस किसी कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन हो भी गया, बट आप क्वालिफाइड हो, आप उस कॉम्प्लिकेशन को वहीं रोक सकते हो तुरंत। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सो बेसिकली अगर आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल नहीं है तो इन्फेक्शन हो सकती है। राइट। ये किसी भी चीज में हो सकता है। आप फेशियल भी कर लो, आपके इन्फेक्शन मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल नहीं है तो बॉयल्स आ जाते हैं वैक्सीन के बाद वगैरह। तो एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा बहुत सारा स्वेलिंग हो सकता है जो कि कुछ दिनों तक रहता है। हालांकि वो टेम्पररी होता है। ठीक है। एंड ब्रूजिंग इज, हमें इसे कॉम्प्लिकेशन नहीं कहते हैं क्योंकि फेस में 600 प्लस ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्रूजिंग क्या है कि जब एक ब्लड वेसल को अगर आपने हिट कर दिया नीडल से, तो वहां ब्लड जो है इट स्पिल्स। तो वो ब्लड जब स्पिल हो जाता है तो वो एक निशान छोड़ जाता है। फिर उसको मतलब वहां ब्लू निशान लगता है, ऐसा लगता है किसी ने आपको पंच मार दिए। और फिर वो जो है 7 दिन 10 दिन तक वो रह जाता है। हम उसे कॉम्प्लिकेशन नहीं मानते, बट लोग उसे कॉम्प्लिकेशन मानते हैं बिकॉज लोग आते हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन। और फिर अगर, तो इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगले 15 दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई इवेंट नहीं हो जहां आपको कोई शादी वगैरह में नहीं जाना। फिर वो ब्रूज अगर हो भी गया तो वो सेटल हो जाएगा। कोशिश यही रहती है कि भाई जितना हम, बट इट्स अ ब्लाइंड प्रोसीजर, नीडल जाते हैं अंदर डीप, समझ में नहीं आता है। तो ये है। वर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस आर ब्लड वेसल नेक्रोसिस एंड ब्लाइंडनेस, जो कि एक तो थैंकफुली इंडिया में नहीं देखा गया है। मैं इंजेक्ट कर रही हूँ 2004 से, अभी 21 साल से मैं इंजेक्ट कर रही हूँ। मैंने कभी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे, सिर्फ पढ़ा है। और जो ब्लाइंडनेस के केसेस हुए हैं थोड़े बहुत, वो यूएसए में रिपोर्ट की गई हैं। बट द डॉक्टर्स वर नॉट क्वालिफाइड, दे वर नॉट डॉक्टर्स ओनली। they were either नर्स प्रैक्टिशनर्स और एस्थेटिशियंस। ऐसे लोग भी अपना क्लिनिक खोल के, वो तो अभी मुझे दिल्ली की बात पता नहीं, बट बॉम्बे में तो बहुत है। हाँ, बहुत सारे हैं जो वो बस खोल लेते हैं क्लिनिक और शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर भी लगा लेते हैं अपने नाम के आगे।
ओके, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अब मुझे बोटॉक्स कराने की जरूरत है? अगर आप अपने फोटोग्राफ्स, आजकल सेल्फी टाइम और इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया टाइम है, आप फोटोज में अगर आप देखते हो कि थोड़े थोड़े लाइंस यहाँ पे डीप होने लग गई हैं, तो आपको शायद हेल्प की ज़रूरत होगी। अगर आपके क्रोज फीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइंस आने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा बोटॉक्स आप ले सकते हो। यूजुअली मैं फोरहेड पे अवॉइड करती हूँ ओल्डर पीपल में। यंगर में अगर मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत लाइंस है तो थोड़ा देती हूँ, मैं इसे फ्रीज नहीं करती हूँ। तो लोग जो कहते हैं कि यहाँ पे 64 यूनिट्स देना चाहिए, जो पढ़ाया जाता है 12 और 5, ओके 64 की जगह 17, ठीक है, मैक्सिमम 20, तो वो मंत्रा होना चाहिए हमेशा। तो मुझे जरूरत तो लग रही आपको सब बता रहे हो ना, तो मुझे कॉन्शियस फील हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है जब हम लोग पढ़ते थे ना MBBS, तो ऐसा लगता था जितनी बीमारी हम पढ़ रहे सब हमें, ये भी मुझे है, ये भी मुझे है, ये भी मुझे है। बट आपको अभी क्रोज फीट पे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइन है वो अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है, वो उसे रहने दीजिए। आप जरा फ्राउन करिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अगर थोड़ा सा यहाँ ले लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5 यूनिट इस तरह से, तो शायद आपके फ्राउन, या तो आप वो करें, या तो आपका अगर चश्मा है तो चश्मा पहन लें। नहीं, चश्मा नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हैं शायद, बिकॉज आपका काम ऐसा काम है आपका ये, तो इसलिए शायद आपको ये लाइंस आने शुरू हो गए। अच्छा, शुरू हो गए। ले सकते हो आप 5 to 10 यूनिट्स देयर, नॉट मोर। बट मेरी टीम डरती है फ्राउन लाइंस देख के। I would keep it that way। ये तो सही है, फिर आप रखिए, बिकॉज फिर ऐसा लगेगा कि मैडम तो कभी गुस्सा होती ही नहीं है। So, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत खुश हो जाते हैं, डॉक आपने बड़ा मजेदार काम किया, मम्मी कभी, मतलब शी इज नेवर एंग्री। ओके, तो या आजकल जमाना बदल गया है। आई हैव 16-year-olds, 19-year-olds, mothers with their mothers. You have to do this for my mother. It's nice to see that. But on the contrary, दूसरा भी हो गया, where parents are coming with the child and saying इसको lip filler दे दो, और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार अभी 19 की है, अभी रहने दो, तो उल्टा भी हो रहा है। But when the kids come and say you should do this for my mother, because हमारा जो generation है थोड़ा conservative है ना, तो हम इन सब चीज़ों से डरते हैं। मैं नहीं, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरा प्रोफेशन ही ये है। बट अदरवाइज लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तक कुछ साल बाद डॉक मैं जब 50 की हो जाऊंगी तब मैं कर लूंगी। अरे तब तक तो बिल्डिंग गिर जाएगी तो फाउंडेशन गिर जाएगा। सो यू शुड स्टार्ट अर्ली। मतलब जब आप देखते हो ना कि हाँ, मे बी एट 38, 39, 40 is the nice age to start all these anti-aging treatments. Not just fillers, Botox. आजकल fillers का तो धीरे धीरे निकल रहा है। We are not doing so much. हम लोग lips पे कर रहे हैं, chin पे कर रहे हैं, या फिर under eye hollows पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो भी कम करते हैं। But हमारा आजकल regenerative medicine बहुत चल रहा है, तो हम स्किन बूस्टर इंजेक्शंस करते हैं जिससे कि नॉर्मली आपका स्किन जो है कोलाजन बनाए। हम हाइफू ट्रीटमेंट्स करते हैं, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स करते हैं, फिर PRP करते हैं जिससे आपका ही ब्लड निकाल के सेंट्रीफ्यूज करके जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसमें बहुत सारी ग्रोथ फैक्टर्स होती हैं, तो वो देते हैं। या ऑफ कोर्स दे आर यूजफुल, नॉट यूजफुल व्हेन द बिल्डिंग हैज फॉलन, वेरी यूजफुल इफ यू स्टार्ट अर्ली। व्हाट एज है ना? अराउंड 32 to 35. That is a good age to start PRP. Microneedling with PRP. Microneedling itself is very good. Needles होती हैं और उन्हें घुमाया जाता है. It's a machine, and then you pour the PRP or you pour some exosomes. Exosomes is the buzzword now. It's full of DNA. Then there is something called PDRN, polydeoxyribonucleic acid. बहुत चला हुआ है आजकल. What is that? सामन स्पर्म से DNA निकाला जाता है, ट्राउट्स एंड सामन से, और फिर वो जो है आप इंजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी उसमें FDA अप्रूवल इतना है नहीं, तो आप माइक्रो नीडलिंग करके उसे पोर करो और फिर वो धीरे धीरे अंदर जाएगा स्किन के अंदर के लेयर्स में, और स्किन रिजुविनेशन के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है ये। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और नॉट, कि हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं, पोर्स होते हैं,
वो इतने छोटे होते हैं कि कोई भी हम मॉइस्चराइज़र लगाएं या क्रीम लगाएं वो उसके अंदर जा नहीं पाती है, अपार्ट फ्रॉम दिस हाइलुरोनिक एसिड। बस दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे स्किन में एंटर कर सकता है। इज इट ट्रू? इट्स वेरी ट्रू। सो मोस्ट ऑफ द क्रीम्स जो हैं वो सिर्फ आपके ऊपर के लेयर्स तक ही जाते हैं, फिर जा ही नहीं सकते उसमें, दे कांट एंटर। एंड दैट इज़ वाई वी डू माइक्रो नीडलिंग, क्योंकि जब आप माइक्रो नीडलिंग करके प्रोडक्ट डालते हो, आप नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं डाल सकते, यू हैव टू यूज़ दोज इंजेक्शन के लिए जो बनते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स आप पोर कर सकते हो, तब वो 40 टाइम एक्स्ट्रा पेनिट्रेशन होता है। Okay. बट रेगुलर प्रोडक्ट्स बैक इन द डे वर नॉट एक्चुअली गेटिंग पेनिट्रेटिंग। बट जो आजकल के नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दे हैव नैनो पार्टिकल्स इन देम। ओके। तो वो बहुत फाइन होती हैं और वो कुछ हद तक मे बी अप टू द मिडिल लेयर, पैपिलरी डर्मस कहते हैं हम उसे, वहां तक भी शायद ना पहुंचे, बट एटलीस्ट एपिडर्मस तक तो पहुंच जाती है। So some of them, but dermis तक मुश्किल है। So skin has epidermis and dermis. Dermis is where you have all the collagen and everything, the blood vessels, the sweat glands and everything. Epidermis जो है ऐसे sheets of cells हैं। तो epidermis के just mid तक ही आपका ये जो भी क्रीम है वो वहाँ तक ही पहुँच सकता है, बट आपकी जो पिगमेंट सेल्स वगैरह वो मैक्सिमम तो नीचे हैं, तो इसलिए फिर वो काम नहीं करती। बट हाइलुरोनिक एसिड जा सकता है अंदर तक? हाइलुरोनिक एसिड जा सकता है, और आजकल के क्रीम्स और सीरम्स जा सकती हैं। ओके। सीरम्स कैन पेनिट्रेट, क्रीम्स may not be able to. ओके। But some of the newer creams which have nanoparticles वो penetrate करती हैं। One more question. I have a lot of questions related to this. Tattoos. हाँ जब हम टैटूज कराते हैं हाँ वो कितना हार्डली गंदा इफेक्ट करती है हमारी स्किन को? मेरे यहाँ टैटू है, मैंने 11th स्टैंडर्ड में करी थी। रिग्रेट है? बिल्कुल नहीं, आई लव इट एक्चुअली। एक और टैटू है यहाँ, गिटार। सो गिटार। या तो यू नो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा फिर से कि आप कहाँ से टैटू करवा रहे हो, क्योंकि वो नीडल नया होना चाहिए, वो स्टेराइल होना चाहिए। पहले बहुत सारे, एक ज़माना था मैं जब छोटी थी कि HIV बहुत रैम्पेंट था, और जो लोग टैटू करवाते थे उनमें बहुत कॉमनली हो जाता था, क्योंकि वो नीडल जो है वो स्टेराइल नहीं होता था, वही नीडल से सबका टैटू करते थे। आजकल तो बाकायदा यू हैव सेपरेट स्टेराइल नीडल्स। वो इंक भी है ना, अगर आपको सपोज, अगर मुझे फॉरगेट आपने, मुझे अगर HIV है और मेरे आपने वो नीडल लिया और इस इंक में डिप किया और फिर मुझे टैटू करा, वापस उसमें डिप करा, तो वो तो इन्फेक्ट हो गया ना। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये सारे टेस्ट वगैरह करो, आप ऐसे जगह पे करो टैटू जहाँ बहुत हाइजीनिक हो, और पिगमेंट्स जो हैं वो अगेन उसमें लेड वगैरह हैवी मेटल्स नहीं हो, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर वो उसका आप ध्यान देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा चीज़ ये कि आप क्या टैटू करवा रहे हो उसका ध्यान दे दो। कि आप गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाओगे, फिर वो टूट गया, फिर वापस उसे निकालना पड़ता है, फिर हमारे पास आते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ता है, लेकिन इट्स अ टास्क, क्योंकि आपको 6, 8, 10 सिटिंग लग जाते हैं, कभी कभी 15 सिटिंग लगते हैं वो टैटू निकालने में, मतलब 2 साल 3 साल लग जाते हैं। अगर वो पिगमेंट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हो तो फिर 6 सिटिंग में निकल जाता है। बट Why do you want that? जैसे आपने मुझे पूछा रिग्रेट है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो ऐसा टैटू बनवाओ जो भी आप बनवाओगे, न्यूट्रल। तो अभी जैसे आजकल के जो नई स्टडीज़, नई रिसर्चेज आ रही हैं, तो अब जो डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं लोग, वो ज़्यादा क्वालिफाइड है कुछ भी करने के लिए, या पहले की जो एजुकेशन लेके आ चुके हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड है? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो जो पहले के डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि हमारे ज़माने के और हमारे से भी सीनियर्स, मुझे 25 इयर्स हो रहा है, दिस इज़ माई 25th ईयर ऑफ प्रैक्टिस। तो हमें ना कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की जानकारी नहीं थी। हमें स्किन डिजीज़ेस के बारे में पढ़ाया जाता था। हमारा जो MD का करिकुलम है उसमें केमिकल पील क्या होता है, या बोटॉक्स क्या होती है, या फिलर क्या होता है, ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। हमें सोरायसिस, एक्ने, एक्जिमा, ये सब होता था। लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
इसके बाद इसके ऊपर का जो साइंस है वो हम बहुत अच्छे, हाँ जरूर हमें रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टाइड ये सब तभी भी पढ़ाया जाता था। Okay. ये सब तो आजकल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम सब बड़ा, मतलब लोग ऐसे कह रहे हैं पता नहीं क्या है, ये पहले से भी था। तो ये सब हमें मतलब वी न्यू। तो हमने कैसे सीखा, आई वेंट अब्रॉड टू डू माई फेलोशिप्स, दैट्स हाउ आई लर्नड माई फिलर्स एंड बोटॉक्स। केमिकल पील्स वगैरह हमने सीखा क्योंकि मैं नानावटी में थी, फर्स्ट सेंटर था डर्मेटो सर्जरी का इंडिया का, और डॉक्टर सतीश सावंत जो है वो पायनियर हैं इसके, तो मैंने उनके साथ काम कराया, तो उनसे सीखा मैंने, और नानावटी हॉस्पिटल में सीखा बॉम्बे में। तो कुछ इस तरह से सेंटर्स हैं। यहाँ पे डॉक्टर बेल थे, अब नहीं रहे, डॉक्टर PN बेल, बहुत बड़े विटेलाइगो सर्जरी के एक्सपर्ट दिल्ली में। तो ये इनसे आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, बट करिकुलम में एग्जाम के फॉर्म में नहीं था, ठीक है, तो हमें बाद में सीखना पड़ा। आजकल करिकुलम में थोड़ा, पूरा कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत, थोड़े चैप्टर्स हैं कॉस्मेटिक पीलिंग, लेजर्स के बारे में, तो ये पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप पूछो कि क्या ये डॉक्टर्स उन डॉक्टर्स से ज्यादा अच्छे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है ये बहुत फास्ट पेस्ड है। सबको जल्दी फेम चाहिए, सबको जल्दी पैसे चाहिए, ठीक है, तो और एवरीबडी इज फॉलोइंग अ हर्ड मेंटालिटी। कोई अपना दिमाग, बहुत कम लोग होंगे जो यूज कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, राइट। तो ऐसे में इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया। नेशनल मेडिकल कमीशन and previously Medical Council of India does not allow us to do paid collaborations, paid partnerships or endorse products, but ये किया जाता है। I see every other influencer promoting a product. हाँ, so influencer can, dermatologist cannot. अगर मैं आपको 5 नाम बताती हूँ, I'm not promoting that, I'm just saying कि ये 5 है, ये यूज कर लिए। लेकिन अगर मैं कहती हूँ ये है फलाना ला डा 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 डा, ये इसमें ये है, दिस इज प्रमोशन, दिस इज एंडोर्समेंट, दैट इज नॉट अलाउड। तो अगर आपको उस प्रोडक्ट में विश्वास है और आप 4-5 प्रोडक्ट्स के नाम बता रहे हो, वो अलग चीज है। आप सुबह एक मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हो, शाम को दूसरे की बात कर रहे हो, कल एक और बोल रहे हो बहुत अच्छा है, परसों एक बहुत ज्यादा अच्छा है। ये ऐसा हो गया कि आप आज सोनी में काम कर रहे हो तो सोनी टीवी अच्छा है, कल सैमसंग में काम कर रहे हो तो सैमसंग टीवी अच्छा है। वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू हैव योर एथिक्स इन प्लेस। आप, और हमें ना एक और चीज है, बहुत सारी ऐसे स्किन क्लिनिक्स खुल गई हैं जो दे आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट, मे बी देयर इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हु इज वर्किंग देयर, हायर किया गया है। तो आप जाते हो और आपको एक ऐसा लिस्ट पकड़ाया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, केमिकल पील करनी है, माइक्रोनीडलिंग करना है, मॉर्फिस करना है, हाइफू करना है, ये स्किन बूस्टर करना है। पेशेंट ही पागल हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई, और तीसरी कि आपको ऐसा लगता है कि ओ गॉड, क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या मेरा स्किन इतना बुरा है। एंड उससे ना जो हम ऑथेंटिक जो लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक डॉक्टर हो, आपने एक ओथ खाई है कि आप लोगों की मदद करोगे। पैसों की जरूरत सबको होती है, दिस इज आवर प्रोफेशन, वी नीड मनी, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इसे एक बिजनेस की तरह, एक फैक्ट्री की तरह चलाओ। बिजनेस नहीं, फैक्ट्री की तरह चलाओ। दिस इज़ माई वेरी पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिस्कस करा है, हमारे कॉमनली मेरे फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं मेरे साथ। मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, सपोज हम जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली वो फीवर के लिए डोलो 500 लिख के देते हैं, कुछ होते हैं वो क्रोसिन लिख के देते हैं, और कुछ अपने स्पेसिफिक ब्रांड्स यूज़ करते हैं कि यही मेडिसिन लो। वैसे ही डर्माटोलॉजिस्ट भी, अगर मैं स्किन पे रैश के लिए जा रही हूँ तो कोई स्पेसिफिक ब्रांड देते हैं, कोई दूसरा डर्माटोलॉजिस्ट दूसरा ब्रांड देता है, और ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स। सो आर ब्रांड्स पेइंग डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब देयर प्रोडक्ट? No. It is basically what happens is you have your choices, है ना। जैसे और क्या होता है, we are in such a busy practice कि अगर 4-5 की आदत हो गई तो हम वही 4-5 लिखते हैं कि बस because they are nice,
अब कौन सर खपाएगा और फिर और नाम याद करेगा, हर दूसरे दिन एक नया कंपनी आ रहा है, कुछ नया बता रहा है, तो वो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी विल स्टिक टू दोज 4-5 which we like. That doesn't mean the others are not good. They may be good, but बस ये आदत पड़ गई है. अच्छा. कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं एक सिंपल चीज बताती हूँ, मुझे अभी भी पता नहीं है कि ये सेफाड्यूर आजकल मिल नहीं रहा है, बट सेफाड्यूर नाम का एक सेफाड्रॉक्सिल एंटीबायोटिक था जो मेरा फेवरेट था, पेटेंटेड, मतलब नॉट फेवरेट. मैं वही लिखती हूँ, आज तक मुझे पता नहीं किस कंपनी का है. ओके. बट वो जो उसका रिजल्ट इतना अच्छा था और वो हाथ पे बैठ गया था, तो वही लिखती थी. और अब मुझे सेफाड्रॉक्सिल का कौन सा, बहुत सारे ब्रांड होंगे, जितने भी सुन रहे होंगे सब आएंगे मेरे पास अब कि हमारा ब्रांड है. मुझे पता नहीं, मैं सेफाड्रॉक्सिल लिखती हूँ अभी, मैं जेनेरिक नेम लिख देती हूँ क्योंकि वो सेफाड्यूर बंद हो चुका है. यू नो, बिकॉज आई डोंट वांट टू टायर माई सेल्फ सो मच. मुझे अपना दिमाग और चीज़ों में काम मतलब लगाना है. तो अगर मैं आपको 4-5 सनस्क्रीन के नाम बताती हूँ, जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, स्टॉल्स वगैरह होती हैं, तो यू नो आप इधर उधर घूमते हो, मेडिकल रेप्स आकर आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो जो नाम बैठ जाते हैं वो, अगर वो बंदा सपोज 5 महीने नहीं आया तो शायद हो सकता है मैं भूल गई हूँ उसका प्रोडक्ट, मैं कोई और आ गया, मैंने वो देखा, हाँ वो अच्छा है, तो फिर मैं वो लिख देती हूँ. ऐसा होता है. और इनफैक्ट ये अगेन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल निकाला है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको स्पॉन्सर भी नहीं कर सकती, इवन फॉर कॉन्फ्रेंसेस. जैसे मुझे अगर कहीं जाना है, सपोज आई हैव टू गो, आई वांट टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन विद इन दिस सिटी ऑल्सो, और आई वांट टू अटेंड समथिंग आउटसाइड. फार्मास्यूटिकल कंपनीज पहले स्पॉन्सर कर सकते थे, आजकल नहीं करते. इट्स नॉट पॉसिबल. अभी तो रिसेंटली बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स निकल गए हैं. आपको गिफ्ट्स भी नहीं दे सकते. आपको मतलब, हालांकि क्या ही गिफ्ट्स देते हैं, बट यू नो you'll get some crockery or candle stand, बट वो भी things are not allowed. तो इस तरह से रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं अभी. हाँ. विद AI कमिंग इन, क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा डर्मेटोलॉजी का? यू नो, डर्मेटोलॉजी ऐसी चीज है जो ब्रॉड चीजें हैं ना, वो आप AI ट्रीट कर पाएगा. जैसे आप एक फोटो दिखा दो, फंगल इन्फेक्शन है. मुझे याद है जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो पेशेंट ऐसे अंदर आया था, दूर से ऐसे खड़ा था, इतने दूर पे मैंने देखा, फेस पे ऐसे वायलेट सर्कुलर ऐसे गोल गोल से यहाँ पर बॉडी पे. तो पेशेंट आया बैठा, और मैंने बड़ा मतलब शांत से, अभी प्रैक्टिस शुरू किया ना, मुझे सब आता है, शुरू में बहुत रहता है सर, बाद में आप सुधर जाते हो. आप बोलता है बैठो, यू नो. सो मैंने डायग्नोसिस लिख दिया, लाइकन प्लानस, और मैंने नाम पूछा, एज पूछा, डायग्नोसिस लिख दिया, एक बार देख लिया, डायग्नोसिस लिख दिया, दवाई लिख दी, दे दिया, भेज दिया. उस पेशेंट ने मेरी इतनी बदनामी की कि इसने ध्यान से देखा भी नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी नहीं लगाया, और इसने डायग्नोसिस लिख दिया. मैग्नीफाइंग ग्लास उस दिन से आज तक मैं भूली नहीं हूँ. मैग्नीफाइंग ग्लास भले ही मुझे पता है वो डायग्नोसिस, फिर भी मैं लगा के देखती हूँ, देखो मैं तो बात वही है कि व्हाट वाज आई टेलिंग यू, एक्चुअली AI. सो AI कैन कैप्चर इट. आप अगर इस तरह की चीजें, स्टैंडर्ड जो चीजें हैं आप दिखाओगे, तो प्रिस्क्रिप्शन भी स्टैंडर्ड ही होता है. कोई फंगल इन्फेक्शन है, उसका प्रिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड ही होता है. या इस तरह का कोई चीज है, मेलाज्मा है, छाई जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है. ठीक है. तो बेसिक ट्रीटमेंट जहां तक है वो आपको AI करके डायग्नोस करके आपको ट्रीटमेंट भी दे देगा. अब हो क्या रहा है इंस्टाग्राम में, लोग हाफ द टाइम तो ट्रीटमेंट खुद करके आते हैं हमारे पास ना. सैलिसिलिक एसिड लगा लिया, ये लगा लिया, ट्रेटेनॉइन लगा लिया, सब करके आते हैं. तो फिर बैठते हुए अब क्या दूं मैं, तो तुम कर चुके हो. सो ऑलरेडी वो हो रहा है, तो AI तो ये कर ही पाएगा. बट जब कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं ना, थोड़ी सी इंट्रिकेट, तो फिर वो तो यू हैव टू बी in personal touch, you have to feel the skin, you have to see, you know, and then treat the issue. You know? अभी कुछ चीजें हैं, जैसे अगर चिकन पॉक्स सूख जाता है, या फिर चिकन पॉक्स भी हो, और आप एक फोटो भेजते हो और किसी को एक पेम्फिगस नाम की
चीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आते हैं, हल्के बड़े आते हैं जरूर, चिकन पॉक्स में छोटे आते हैं, बट वो कंफ्यूज कर सकता है। कभी कभी एक फंगल इन्फेक्शन, अगर उस पर आपने स्टीरॉयड लगा दिया, इंडिया तो बदमाहान है, आप जाके फार्मेसी से एंटी फंगल खरीद सकते हैं, और एंटी फंगल्स में कई बार स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन होती है। सो ये जो आपके रूटीनली आप फार्मेसी से ले लेते हो वो नहीं करना चाहिए। सो आप वो लगा लेते हो तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो मास्क हो जाता है, कुछ दिनों तक वो फंगस अंदर जाता है, छुप जाता है, और आपको लगता है बड़ा सही क्रीम है, ठीक है। अब जब इसे अगर आप एआई को, और फिर ये वापस आ जाता है, और ये एआई नहीं कैप्चर कर पाएगा, बिकॉज उसका फिर लुक जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि आपने स्टीरॉयड लगा लिया। सो देयर आर कॉम्प्लिकेटेड केसेस व्हिच एआई विल नॉट बी एबल टू हैंडल, ठीक है। पर आपका एआई आपको हेल्प कर सकता है किसी वे में? एआई तो हेल्प कर ही सकता है। इफ आई वांट टू सॉर्ट ऑफ, अगर मुझे किसी का स्किन का जो क्वालिटी है या पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स मुझे कुछ देना है, save your time? then it can definitely save my time। जो बेसिक चीजें हैं ये तो कर ही सकता है, हाँ। है ना। तो अगर दिन में 10 चीजों में से 5 बेसिक हो गए तो 5 उतना टाइम तो सेव हो गया मेरा, यू नो। सो इट हैज इट्स पॉजिटिव्स बट इट ऑल्सो हैज इट्स नेगेटिव्स। तो फिर एआई आप इमोशंस से तो आप खेल नहीं सकते ना। आपको अगर अभी आज मैंने एक लेक्चर दिया था अबाउट इमोशंस एंड स्किन, ठीक है, कि किस तरह से ये जो एक लड़की थी वो उसे एक्जिमा था और उसका एक्जिमा ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा था। ओके। उसके फादर अल्कोहलिक थे, उसके हस्बैंड भी अल्कोहलिक। ओके। तो जब तक उसको जाकर के थेरेपी नहीं करवाई और उसका गुस्सा ठीक नहीं करवाया, उसका एक्जिमा ठीक हुआ ही नहीं। उसको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक सब कुछ करवा लिया, पर जब उसकी थेरेपी हुई और वो शांत हो गई और उसने समझा कि एंगर इज नॉट द राइट सोल्यूशन, तब जाकर के उसका एक्जिमा सेटल हुआ। आप बहुत स्ट्रेस लेते हो तो आपको पिंपल्स आ जाएंगे, आपको डार्क सर्कल्स होंगे, आपको हेयर फॉल होगा, है ना। स्ट्रेस से ये सारी चीजें होती है। एआई क्या कर पाएगा? एआई आपको हग थोड़ी कर पाएगा आपको आपका हाथ पकड़ के एम्पैथाइज थोड़ी कर पाएगा, ये तो हम ही कर पाएंगे ना। राइट। दैट इज द थिंग। So that means emotional things can also have impact on our skin. 100%. 100%. Do you have any other story about this? Emotional वाली? किसी इमोशनल तो मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज हैं अबाउट एक्ने एंड हेयर फॉल को लेकर के, यू नो, जहाँ बच्चे जो हैं, इवन टीनेजर्स एंड पीपल इन देयर 20s बाहर नहीं निकलते हैं, यू नो, उनका कॉन्फिडेंस पूरा चला जाता है और पेरेंट्स को लगता है एक्ने तो नॉर्मल है। इट्स नॉट नॉर्मल बिकॉज साइकोलॉजिकली इट इज अफेक्टिंग यू, राइट। कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है। आप आप किसी से मिलते नहीं हो, आप पड़े रहते हो अंदर, आप पढ़ाई ढंग से करते नहीं हो। तो ये जो साइकोलॉजिकल खेल है, इससे आपके हॉर्मोन्स पे असर होता है, फिर आपका एक्ने और बढ़ जाता है, फिर वो विशियस साइकिल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ फिर उनको हैंड होल्डिंग करो तो फिर वो ठीक हो जाते हैं और फिर दवाई काम करने लगता है। जो हैप्पी पेशेंट्स है ना, उनको एक ही बार दवाई दे दो वो ठीक हो जाते हैं। जो बैगेज लेकर आते हैं किसी चीज का, घर पे कुछ है, इशू है, या पढ़ाई को लेकर है, या जॉब को लेकर है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में स्किन जो है रिपेयर द स्किन, टू रिजुविनेट द स्किन। एक आखिरी सवाल आपके लिए, देन वी कैन वाइंड अप। आजकल किस टाइप के पेशेंट्स मोस्ट कॉमनली आ रहे हैं जिन पर्टिकुलर डिजीज के लिए या पर्टिकुलर चीज के लिए जो देखे जा रहे हैं रिसेंट में? आई थिंक हाइपर पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है ना। हर एक को कुछ ना कुछ पिगमेंटेशन हो रहा है, या चेहरे पे या बॉडी पे। पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स, एक्ने इज ऑल्सो वेरी कॉमन। पोल्यूशन has a big role to play in it. Pollution, sun exposure, lot of environmental toxins. तो इन सब से और शायद पानी भी जो हम पीते हैं, जो हम खाते हैं, शायद इनमें बहुत पेस्टिसाइड्स हैं आपके हमारे वेजिटेबल्स वगैरह में, तो ये असर कर रहा है हमारे स्किन को। स्किन का बैरियर बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, स्किन सेंसिटिव होती जा रही है, बहुत सेंसिटिव होती जा रही है स्किन लोगों की।
कुछ भी प्रोडक्ट लगा लिया, कुछ भी कर लिया तो रैश हो गया, कहीं चले गए तो ठीक ही नहीं हो रहा है. सो दीज आर सम थिंग्स. बाकी तो कॉस्मेटिकली लोग आते ही हैं आजकल बिकॉज ऑफ थैंक्स टू इंस्टाग्राम कि मुझे इसके जैसा नाक चाहिए या इसके जैसे लिप्स चाहिए या सबको बेला हदीद, गिगी हदीद वगैरह बनना होता है, कार्दाशियंस बनना होता है, तो वो तो है ही. बट आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसमें भी, उसी में आपकी ब्यूटी है, वो उसे आप वैसे ही रखें, उसे चेंज ना करें. स्किन को हेल्दी रखें, स्किन केयर करें, मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन लगाएं, अच्छा खाएं, डोंट स्मोक, डोंट हैव अल्कोहल बिकॉज दीज आर वेरी बैड फॉर स्किन. नींद अच्छी हो आपकी. और हाँ, आपको स्कार्स बहुत तंग कर रहे हैं, आप मतलब परेशान हो रहे हो आप, तो आप ट्रीट करवा लो. आपके बाल जा रहे हैं तो आप ट्रीट करवा लो. बट किसी के दबाव में आकर और सोशल मीडिया या सोसाइटी या फ्रेंड्स के दबाव में आकर आप ट्रीटमेंट्स मत करवाओ. आप खुद के लिए करवाना चाहते हो वो आप करो. और कभी भी एक जो लाइन होता है ना उससे क्रॉस मत करो. डोंट ओवरडू ट्रीटमेंट्स. सो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग भविष्यवाणी. मेरे लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव था एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही इन्फॉर्मेशन मिला होगा, इतना ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा जितना मुझे लगा है. एंड और कुछ करे ना करे लोग, आई एम श्योर स्किन केयर तो ज़रूर स्टार्ट कर देंगे. 3 things I have personally learned from this podcast is 30 के बाद you have to start using anti-aging. Second is home remedies can also help अगर आप वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे कंटिन्यू रख सकते हो. और तीसरा जो मेरे को समझ आया है, लड़के ज़्यादा कुछ करते नहीं है तो उनके लिए कुछ भी करा लो. सो सनस्क्रीन लगा लो, बस काफ़ी है. एंड फोर्थ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बोटॉक्स और फिलर्स के ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं एंड दिस कैन ओनली एनहांस योर ब्यूटी. सो बट डू इट. यस डेफिनेटली, बट क्वांटिटी कम होना चाहिए. हाँ, लेस इज मोर. ऑफ कोर्स. आप डर्माटोलॉजिस्ट से ही करवाएं, जो भी कराएं. आजकल कोई भी ये कर रहा है, उनसे ना कराएं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आई एम श्योर सबको मज़ा आया होगा. हमारी टीम को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इसके लिए. और आपको अगर सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं. सो प्लीज़ फॉलो भविष्यवाणी ऑन स्पॉटिफाई. Thank you. Thank you so much. Thank you. Follow Bhavishwani on Spotify and watch us on YouTube. Yes. Thank you. Thank you.